तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वाह क्या बात है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। शेखर जी कैसे हैं? बहुत ही शानदार होंगे। वाह ये हुई ना बात। शेखर जी हैं और भी सुमित कुमार जी आ गए। बहुत बढ़िया। तो आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रूपा जी गुड इवनिंग कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार रूपा जी। और आज के सेशन में आप सभी जगे हुए हैं, भाग ले रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और शानदार तरीके से एक आप सभी के लिए ऊर्जा का आह्वान करता हूं कि माता रानी सब में इतनी शक्ति का संचार कर दे कि आप जो है आने वाले प्रमोशन एग्जाम में जो भी ज्ञान पिछले समय में आपने उसके लिए पाने के लिए प्रयास किया है, वो सभी ज्ञान जो है आपको सही तरीके से कौशल अनुभव के साथ जो प्रश्न आपके सामने आएंगे उनका भेदन करने में सामर्थ्य आपको प्रदान करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। कैसा रहेगा शेखर जी? शानदार रहेगा ना? तो आने वाली है, आने वाली है, ऐसे इंतजार करते हो ना सुमित जी? आने वाली है एग्जाम की घड़ी, है ना? आने वाली है। खाली कैसे इंतजार होता है एग्जाम का। तो एग्जाम जब होता है ना तो ये पीछे स्क्रीन कैसा लग रहा है शेखर जी? माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करिए। माइक ऑन कर लीजिए। ये पीछे स्क्रीन बहुत ही कैसा जबरदस्त, है? एक आकाश बहुत ही गंगा जैसा शानदार। स्क्रीन है ना, आकाश गंगा जैसा बहुत स्क्रीन है ना? तो क्या होता है, ये एग्जाम के जब नजदीक हम पहुंचते हैं ना तो ठीक इसी तरह का लगता है, मतलब इसमें से क्या चुनूं, सब जगमल झिलमिल झिलमिल से लगते हैं, मतलब है ना। तो जो विजिबिलिटी इस तरह की हो जाती है एग्जाम के नजदीक कि क्या पढूं क्या पढूं क्या पढूं, ये तो पूरा समंदर है यार, पूरा आसमान है यार, ये एकदम ऐसा है वैसा है, मतलब क्या पढ़ें। तो इस तरह का नजारा एग्जाम के नजदीक हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? एकदम एक ठो गाना हो जाना चाहिए। है सुमित जी, सुना है कि आपके शहर का मौसम सुहाना लगे, आप भी गाना एक गा दो अगर आपको बुरा ना लगे। जब स्ट्रेस आता है तो क्या करना चाहिए? माइक लो अपना और एकदम गाना गाना चालू। तो एक दिन या 2 दिन बाद एग्जामिनेशन है। आप देखिए, 1 साल पहले आपने जब पिछला एग्जाम हुआ होगा तो आप लोग सोचे होंगे कि अगले साल में जो प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने के योग्य होऊंगा, मेरी एलिजिबिलिटी पूरी होगी और मैं जो है अगले आने वाले प्रमोशन एग्जाम में बड़ी अच्छे से तैयारी करके, शानदार तैयारी करके मैं जो है अपने प्रमोशन एग्जाम में भाग लूंगा। लेकिन आप पूरे साल भर के अपने योजनाओं को देख लीजिए और पूरे साल भर के आपने जो समय सीमा को देख लीजिए, आपने जो मन में सोचा था और अभी क्या हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जिस घड़ी आपने सोचा उसी घड़ी आपको स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये समय जो है इतनी तेज गति से आपके हाथों से फिसलता है ना कि आप देखिए अभी कौन सा अभी महीना चल रहा है शेखर जी? सितंबर। सितंबर। आप सितंबर में आज का दिन याद रख लीजिए मेरे साथ। अभी फिर ऐसा लगेगा कि 15 दिन में आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे होंगे, है ना? एग्री करते हैं? कारण क्या है? फेस्टिवल सीजन अभी आएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, सब सारी चीजें, पूजा आएगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। तो समय बहुत तेज गति से चलता है। हमें क्या करना चाहिए? लगातार पढ़ते रहना चाहिए। तो आप लोग के हौसला अफजाई करने के लिए मैं आ गया हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है सुमित जी, जितना पढ़ाई किए हैं ना, किए हैं। मुझे उन पढ़े हुए चीजों को दोबारा जाके देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी वही जो होगा, कारगर वही होगा जो आपने लिखा है और उसको पढ़ रहे हैं। भले ही मटेरियल आप यहाँ से स्क्रीन से देखे हैं या आपके लॉगिन सेक्शन से देखे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा अगर कारगर अभी के सिचुएशन में या विद इन 7 वीक जो आपको सबसे ज्यादा लाभकारी जो काम देगा वो आपका नोट्स देगा, जो आपके पास है। उसको रीड करने से आपकी जो स्मृति पटल है उस पर सीधा पेनिट्रेशन होता है और वो आपके एग्जाम के दिन लक्ष्य भेदन में एक जबरदस्त आपका एक शानदार तरीके से प्रयास में जो करेंगे उसमें सामर्थ्य हासिल कराता है और आप उसमें सफल हो पाते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी नोट्स बनाए होंगे,
इसी आशा के साथ कि आप पिछले दिनों जो पढ़े होंगे उसको रिवीजन करेंगे, और जो भी सवाल हम लोग इम्पोर्टेंट तरीके से बताए हैं उसको अगर ध्यानपूर्वक किए होंगे तो आप यकीन मानिए परसों जब एग्जाम होगा तो वो सारे सवाल, सुमित जी, सवाल भी आपके होंगे, जवाब भी आपके होंगे, तो नतीजे किसके होंगे? नतीजे तो हमें मालूम, शेखर जी बोले नतीजे तो फिर हमें मालूम है, फिर रात को यही सवालों के जवाब पे चर्चा कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के स्केल 1 से 2 के प्रमोशन एग्जाम में 4 सितंबर 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था। तो आज के सेशन में हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो पिछले हफ्ते आए हैं, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आएंगे या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो कैसा रहेगा शेखर जी? जबरदस्त रहेगा। तो आज हमारे शेखर जी साथ देंगे। हम आगे बढ़ते हैं आज के स्क्रीन पर। पहला सवाल आपका है, स्क्रीन पर लेते हैं। और ये एग्जामिनेशन हुआ था 4 सितंबर 2022 को स्केल 1 से 2 के लिए। तो अभी मेरे पास 40 से 45 सवाल स्केल 1 से 2 है, फिर 5 से 6 सवाल अगर कुछ इसी बीच चर्चा में याद आएगा तो उस पर एडिशनल कर देंगे। 50 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, in OTS scheme, if customer fails to repay the offer amount, then OTS will be revived if the borrower pays how many percentage within 30 days। ये देखिए, जब स्केल 1 से 2 में जाते हैं तो जितनी भी योजनाएं आपके बैंक की इंटरनल योजनाएं हैं, जिनमें से मैं बताया कि अगर रिकवरी पॉलिसी में से, पूरा रिकवरी पॉलिसी में से एक सवाल पूछा जाता है वो है ओटीएस से रिलेटेड। तो ओटीएस से रिलेटेड 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक सबसे जो पॉपुलर सवाल है वो कौन बताएगा? सुमित कुमार बताएंगे। पॉपुलर सवाल ओटीएस से एक सवाल जो है पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में, क्लरिकल टू ऑफिसर में। सुमित जी, कौन सा सवाल है वो? शेखर जी याद आ रहा है? ये आ रहा है विनायक जी को। विनायक जी दादा कहाँ चले गए? आप तो एग्जाम के बाद हैं। नहीं सर, मैं तो कल भी था, उसके पहले दिन भी था सर। अच्छा थे क्या? तो हाँ हाँ सर, क्या एक्चुअली कहते हैं ना, मतलब जैसे ईद में चांद थोड़ा सा दिख जाता है ना, वैसे दिख जाए करो फिर, है ना? दिख हाँ जाए हाँ करो। सर। और हमारे इन साथियों को मत सताए करो। अभी देखो दिख गया ना। तो बताओ, ओटीएस में 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्रमोशन एग्जाम में। पहला जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है प्रमोशन एग्जाम में, क्या पूछा जाता है ओटीएस से जुड़ा हुआ? सर वो है कि इसमें से, इन चारों में से कौन सा लीगल प्रोसेस नहीं है, मतलब हाँ, रिकवरी ये के तो लिए। बात। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच इज नॉट द लीगल प्रोसेस फॉर रिकवरी एक्टिविटी इन बैंकिंग। ओवरड्यू अमाउंट की रिकवरी प्रोसीडिंग में कौन सी एक्टिविटी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं है? उनमें देता है सर्वेसी, देता है डीआरटी, देता है ना? और ये आपके जो एक वो कंप्रोमाइज टाइप का देता है, ये ओटीएस है। तो ये पॉपुलर कैटेगरी का है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जब भी जो ओटीएस ऑफर लिए जाते हैं उसमें डाउन पेमेंट कितना लिया जाता है? डाउन पेमेंट कितना लिया जाता है? तो कई बैंकों में 5% लिया जाता है, कई बैंकों में 10% लिया जाता है। और यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर ओटीएस एक कोई ऑफर करता है और ऑफर करने के बाद अगर 1 महीना का समय लेता है और उस महीने में पे नहीं कर पाता है, तो वो ओटीएस को थोड़ा सा और समय मिल जाता है अगर वो 30 दिनों के अंदर कितना पे कर लेता है। तो यहाँ पर ये चूंकि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के लिए है, तो वहाँ ये सुविधा दी गई है उस पॉलिसी में कि अगर 25% पे कर देता है 30 दिनों के अंदर, तो वो ओटीएस ऑफर जो है, उसने 1 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, अगर वो 50,000 में ऑफर किया है, 50,000 में सौदा डील फाइनल हो गया है, तो ये जो अगर 25% 30 दिनों के अंदर पे कर देता है, तो वो ओटीएस ऑफर जो है रिवाइव हो जाता है उस टाइम पीरियड में। अगर नहीं पटा पाया फिर भी आगे वो बढ़ जाता है, ये कहा गया है। बट ये सभी बैंकों में एक जैसा नहीं हो सकता, आपके बैंक में अलग हो सकता है। तो पहला जो पॉपुलर सीरीज का सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका लीगल प्रोसीजर नहीं है? तो वो होता है कंप्रोमाइज सेटलमेंट या ओटीएस। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ओटीएस का ऑफर लेते समय कितना % डाउन पेमेंट लिया जाता है? वो है 5 to 10% लिया जाता है। और तीसरा जो सवाल पूछा जाता है वो मैक्सिमम जो उसमें सेक्रीफाइस पावर है, सेक्रीफाइस पावर या परसेंटेज। तो ये 4 तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, 4 तरह के। मेरी आवाज आ रही है विनायक जी? तो ये हाँ सर। 4 हाँ तरह जी। के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, ओटीएस मतलब लीगल प्रोसीजर नहीं है, ये कंप्रोमाइज है। दूसरा, ओटीएस में डाउन पेमेंट कितना लेते हैं?
और ओटीएस में ये आपका ये तीसरा सवाल कि कितना दिन में पे करना है या अगर नहीं पे के कुछ कंडीशन है, और चौथा जो है कि ओटीएस में मैक्सिमम सेक्रीफाइस कितना होता है या सेक्रीफाइस पावर किसको है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये द लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ हाउ मेनी रुपीज अंडर प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता गिव्स लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन टू द डिसीज फैमिली। यहाँ पर पूछा गया है कितने रुपए का कवरेज मिलता है प्रधानमंत्री जन धन खातेदार को अगर उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो एक लाइफ कवरेज कितना है। एक होता है एक्सीडेंटल, वो कार्ड में वो अलग है ना। एक्सीडेंटल कार्ड कितना है विनायक जी, वो 2 लाख है। 2 लाख है सर, ये वाला हाँ, 30,000 है सर। बहुत बढ़िया। ये 30,000 जो है ये कौन प्रदान करता है कवरेज, कंपनी जो है LIC, LIC करता है LIC। तो कई बार हायर स्केल में ये भी पूछता है ये फैसिलिटी जो है कवरेज का कौन प्रदान करता है, वो है LIC। और यहाँ पर ये कवरेज जो है वो 30,000 है। ये क्या पूछा है, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑन डेथ ऑफ ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन। और अगर हम बात करें ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ, द कवरेज विल बी हाउ मेनी, कवरेज कितना, 2 लाख। 2 लाख सर। 2 लाख होगा। तो कवरेज जो सर है ये जो एक्सीडेंटल डेथ 30,000 है का सर, 2 लाख। हाँ जी, ये जो 30,000 का रिस्क कवर कर रहा है, तो ये 31 जनवरी 2015 तक जो खाते खोले गए थे उसी में करता है ना सर ये। हाँ हाँ उसी में करता है ना, उसी में करता है। लेकिन सवाल तो अभी कल पूछा गया ना, ये 4 तारीख को, हाँ है लेकिन ना। वो सवाल तारीख 4 ये मानना तारीख को पड़ेगा पूछा सर। गया है, और ये हायर स्केल में पूछा जाता है। बाकी तो क्लरिकल टू ऑफिसर में वही 2 लाख वाला पॉपुलर सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल पूछा गया, इसलिए इसका जिक्र भी करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, हाँ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में सवालों पे, और जब भी आप ऐसे सवालों पे चर्चा करोगे तो आप एक दिन में देखिए हम लोग कम से कम 30 सवाल चर्चा कर लेते हैं नॉर्मल बेस पे भी, या तो मैं मॉक टेस्ट के माध्यम से या ऐसे सेशन के माध्यम से। तो 365 दिन में कितना होगा, गुणा लगाइए राजू जी, 30 है गुणे 300 डेज भी माने, 65 डेज को हटा दें क्योंकि छुट्टियां पड़ती हैं, तो 300 इंटू 30, 9,000 करीब करीब 10,000 सर। 10,000। और 10,000 क्वेश्चन हम लोग अगर एक साल में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बचेगा विनायक है। ये तो एकदम निशानेबाजी हो गया, एकदम बिल्कुल तीर एक निशाने एक पे है। भी मिस नहीं होगा सर। एक भी मिस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसी में ही बहुत सारे रिपीटेशन हो जाते हैं। सारे एग्जाम के क्वेश्चन आप देख रहे हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे कैनरा बैंक का हो, यूनियन बैंक का हो, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हो, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का हो, सभी बैंक का देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का परसों एग्जाम है, हो सकता है यही सवाल रिपीट हो जाए, है ना। तो इसीलिए ऐसे सवालों को देखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये भी स्केल 1 से 2 में सवाल आया था। कई बार मेरे साथी बोलते हैं कि सर 1 से 2 थोड़ा इजी था, 0 to 1 थोड़ा सा कठिन आया था। और कई बार ऐसा होता है कि 1 से 2 जो है काफी इजी रहता है, और क्लरिकल टू ऑफिसर जो है बहुत कठिन रहता है। तो हमारे टाइम पे तो ऐसा ही हुआ सर। यस, ये तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि स्केल 1 से 2 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 4 तारीख को लोक अदालत में जो है सेटलमेंट होता है, तो वहाँ की जो डिस्प्यूट है वो मैक्सिमम कितने रुपए के डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट कैन बी सेटल थ्रू लोक अदालत। लोक अदालत में मैक्सिमम अमाउंट कितना सेटल होगा, वो होगा 20 लाख। 20 लाख। 20 लैक्स होंगे लोक अदालत में, मैक्सिमम जो होंगे लोक अदालत में 20 लैक्स होंगे। और ये एक पॉपुलर सीरीज का सवाल है, और हो सकता है हूबहू आपके प्रमोशन एग्जाम में आ जाए। ये लगातार जब से चेंज हुआ है 20-21, 21-22, 22-23, अगर 100 बार प्रमोशन एग्जाम हो रहा है तो उसमें 80 बार ये सवाल अपनी जगह सुनिश्चित किया है कि लोक अदालत में जो भी अमाउंट सेटल किए जाते हैं उनमें मैक्सिमम कितने किए जाते हैं। इसके पीछे का वजह क्या है विनायक जी, क्या बताओ, ये सवाल बार बार क्यों पूछता है। ताकि मतलब जो भी है बैंक में जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से पता हो और वो उसी तरह से मतलब स्टेप ले सके। हाँ, कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में DRT NCLT और लीगल प्रोसीजर में न जाके भाई 20 लाख तक के कस्टमर तक आप अप्रोच करो, भैया आओ भैया सामने जज साहब बैठे हैं, आप बैठो, आप कुछ बताओ हम कुछ बताते हैं, मामला यहीं सेटल करते हैं।
इसीलिए इसको बार बार एम्फेसिस करने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो ये लोक अदालत 20 लाख। अब आता है अगला पॉपुलर सीरीज का सवाल। मुझे तो लगता है स्केल 1 से 2 का सवाल जो है इजी आए थे, हैं, क्लरिकल टू ऑफिसर से। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज बोर्न इंटायरली बाई होम। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, इस कवरेज मिलता है, उसका प्रीमियम जो है पूरा पूरा प्रीमियम कौन पे करता है? वो पे बैंक। करता है, is paid by bank. The entire premium under insurance coverage for the deposit under DICGC scheme will be paid by the bank. बैंक पे करता है। और हमारे राजू जी बताएंगे इसका प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है राजू जी, DICGC का? 6 पैसा प्रति सैकड़ा से वार्षिक होता है, लेकिन इसको छमाही आधार पर दिया जाता है सर। कितना पैसा? 12 पैसा सर। 12 पैसा प्रति सैकड़ा और 6 महीना के आधार पर दिया जाता है सर। ठीक है, 12 पैसा प्रति सैकड़ा ये सालाना है उसका प्रीमियम, लेकिन बैंक क्या करती है, उसको हाफ ईयरली पे करती है। और इसका मैक्सिमम कवरेज कितना है शेखर जी? मैक्सिमम कवरेज DICGC का 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। पर डिपॉजिट पर ब्रांच। पर डिपॉजिटर पर बैंक, ये सही बताया विजय जी ने। पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख रुपए इसका कवरेज है। कई बार इसी में ही थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, जैसे अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को बहुत सारा घुमाया, हो सकता है आपको भी ऐसा ट्विस्ट कर दे, 5 लाख पर डिपॉजिटर दे, 5 लाख पर बैंक दे, 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, और फिर 5 लाख, मतलब जैसा परमिशन ऐसा कुछ देगा तो आप कई लोग गलत भी करके आ जाएंगे, है ना विजय जी? कई लोग गलत भी करके आ जाएंगे। तो पर डिपॉजिटर पर बैंक में जो टिक लगाएगा वो सही होगा। सही। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये सवाल तो इनके क्लरिकल में भी आया था। अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पाई जाती है बैंक में, तो उसे कितने दिनों में हायर ऑफिसर को, हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाती है? इफ द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी is found, then it should be reported within how many days to the higher level authority? ये बताओ। 24 आवर्स है सर। हाँ, ये बढ़िया है जी, कि अगर आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आती है जिसमें फ्रॉडुलेंट या सस्पिशियस एक्टिविटी की बात समझ में आ रही हो, या जिस वारदात से बैंक को नुकसान होने की आशंका हो, तो ऐसी कोई अगर घटना घटित होती है तो इसको 24 आवर में रिपोर्ट करनी होती है, अगर आपके संज्ञान में आए तो। अगर आपने उसको नहीं बताया तो अकाउंटेबिलिटी ये सभी बैंक के लिए है बॉस, है ना, ये सभी बैंक के लिए है, क्योंकि ये जो फ्रॉड रिलेटेड है ना, ये RBI के गाइडलाइन को पालन करना होता है। नेशनलाइज बैंकों में भी यही रूल है कि हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे के अंदर FIR हो जाए, 24 घंटे के अंदर फ्रॉड डिक्लेयर हो जाए, सब हो जाए, ऐसा नहीं, इन्फॉर्म करना है बोला गया है। ये किस लिए? ये कंप्लायंस पॉलिसी के तहत है, ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत है। ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होता है सभी बैंकों में, या रिस्क मैनेजमेंट जो आपका कमेटी होती है, वहाँ पर ये रखना होता है कि एक वारदात हो गई है जिससे बैंक को एक नुकसान होने की आशंका है, तो वो कमेटी के पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। तो ये आपके चेयरमैन तक जाती है रिपोर्ट, तो ये होनी चाहिए 24 आवर, विद इन 24 आवर रिपोर्टिंग। इसको कई बैंकों में लॉस इवेंट डाटा भी कहते हैं, LED स्टेटमेंट कहते हैं। और मैं तो देखा हूँ कई बैंकों में 4 बजे, यानी हाँ शार्प 4 बजे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, कि अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दीजिए कि आज मेरे क्षेत्राधीन शाखाओं में किसी भी प्रकार की कोई लॉस इवेंट डाटा रिपोर्ट नहीं की गई है, या कोई भी ऐसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गई है, और रिपोर्ट की गई तो उसका डिटेल आप जानकारी दे दीजिए, बाद में डिटेल आता रहेगा। तो ये है विद इन 24 आवर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, ये जो स्केल 1 से 2 में देखा कि चार्जेज ऑन सिक्योरिटी पे बहुत सारे सवाल पूछे गए विनायक जी, हैं, चार्जेज ऑन सिक्योरिटी पे 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। हाँ सर, हाँ सर। कि कौन सा चार्ज लगेगा। इसमें से एक सवाल है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइपोथिकेशन। बताओ विनायक जी, हाइपोथिकेशन में कैसा, क्या नेचर होता है उसका, क्या बोलते हैं, हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है? हाइपोथिकेशन सर, ये सरफेसी एक्ट में डिफाइंड है, और इसका मतलब सर ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, लेकिन सर ये पोजेशन और ओनरशिप दोनों बोरोवर के पास रहता है। ओके,
तो इसका जो नेचर है ना, ये अभी विनायक जी ने बताया है ना, कि इसका जो करेक्टर है, इसका जो नेचर है, या इसका जो बेसिक जो पॉइंट है, वो है आपका ओनरशिप एंड पोजीशन विद बोरोवर। जैसे ये कार है ना शेखर जी, एकदम आपके एकदम पसंदीदा कार है एकदम, है ना। जैसे ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है आजकल कार। ऐसे एक छोटा कार देख के मैंने पूछा एक मैडम से, है ना, हमारे ऑफिस में, मैडम ये छोटा सा कार बहुत प्यारा लग रहा है, इसका रेट कितना होगा? तो उन्होंने बताया 14 पूरा क्वीन टाइप के कार लग रही थी, है ना, है ही है, उतना प्यारा दिखता है। सोचो कितना महंगा हो गया कार। 14 lakhs में कार लिया। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइपोथिकेशन? यहाँ पर ये जो कार लेते हैं, है ना शेखर जी, जब हम कोई ग्राहक आपके यहाँ कार लेने आता है, तो बैंकर और कस्टमर का रिलेशन क्या बन जाता है? कार लेने के लिए आता है, आप वो लोनी हो जाता है, पैसा दे देते हैं आप उसको, तो बैंकर और कस्टमर का रिलेशन क्या हो जाता है शेखर जी? आप बताइए ना, आप अच्छा पढ़े हो। आप ऑन करिए, माइक ऑन करिए। हाँ, जब कोई बैंक हो जाता है क्रेडिटर और कस्टमर हो जाता है डेटर। डेटर हो जाता है, बैंक जो है लेनदार हो जाता है, कस्टमर देनदार हो जाता है, क्योंकि हमारे से पैसा ले जाता है। अब बताइए, जब पैसा ले जाता है, क्या इसमें हम ग्राहक को पैसा देते हैं? डायरेक्ट मनी को दे देते हैं। डीलर को देते हैं ना। तो डीलर यहाँ पर एसेट देता है। तो ये जो एसेट का है, ये लोन टू वैल्यू रेशियो नॉर्मली ये कितना होता है लोन टू वैल्यू रेशियो इसमें, फोर व्हीलर में? 75 होता है क्या सर? मैक्सिमम बैंकों में ये 90% होता है, 90% होता है, मतलब 10% मार्जिन लाओ, 10% मार्जिन लाओ और 90% लोन ले जाओ। तो लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है? लोन को ऊपर रख दो, लोन यहाँ रख दो और नीचे वैल्यू रख दो, उस एसेट का वैल्यू। तो क्या हो गया वो? लोन टू वैल्यू रेशियो। ठीक है राजू नैन जी, लोन सर को ऊपर रख देना, लोन को यहाँ ऊपर रख दिए और नीचे वैल्यू रख दी। किसका वैल्यू? उस वस्तु का वैल्यू रख दिए जिसके लिए आपने पैसा दिया। तो ज्यादातर बैंक क्या करती है, नगद पैसा नहीं देती है लोन के रूप में, पर्सनल लोन को छोड़ के, है ना, पर्सनल लोन को छोड़ के नगद पैसा नहीं देती है। जो भी पैसा देती है वो एसेट के रूप में देती है, कि उस पैसे से कोई एसेट तैयार हो और उससे कुछ काम होता हो, इनकम होता हो, फिर जाके लौटाएगा। तो जब एसेट देते हैं तो यहाँ लोन टू वैल्यू रेशियो मैक्सिमम बैंक में 90% रहता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फिर अपने पॉलिसी के आधार पर रहता है। जैसे यहाँ पर कोई साथी सुमित कुमार 95% कह रहे हैं, मतलब यहाँ 5% मार्जिन होगा, लेकिन 5% तो कम लग रहा है, इसको थोड़ा चेक करिएगा, है ना। मैक्सिमम जो है 10% बैंकों, ज्यादातर बैंकों में रहता है। तो शेखर जी, ये जो गाड़ी है ये क्या है? एसेट है, मतलब सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन होगा, क्योंकि उसका एक बेसिक कैरेक्टर है, मूवेबल है। क्या है ये? मूवेबल है ना, मूव कर सकता है, इसलिए हाइपोथिकेशन होगा। मतलब हमारे दृष्टिबंधन में रहेगा, हमारे आंखों के सामने रहेगा। इसका मतलब ये होता है, जब हम चाहें वो हमारे सामने खड़े हो जाए। ओम गुड़म गणम गुड़म गुड़म, शेखर जी गाड़ी लियो, जल्दी खड़े हो जाओ, मतलब आप कह सकते हो कि मेरे सामने हाजिर करके देखो, मैं देखना चाहता हूँ। दृष्टिबंधन का मतलब समझ रहे हो? कि अब हम जब भी लगे मौका, क्योंकि पैसा किसका लगा है बताओ? ये गाड़ी है 10 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए किसने लगाया है शेखर जी? बैंक। बैंक का का सर। पैसा लगा है। तो बैंक का पैसा लगाया है, तो हम उस समय उसको किसी भी समय देख सकते हैं, उसको बुला के, है ना, कि ये है कि नहीं, दृष्टिबंधन में है, हमारे सामने रहना चाहिए किधर जा रहा है, क्या है ना। अब ये जो है इसमें हाइपोथिकेशन लगता है, इसका मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी बारोवर के पास रहेगा और इसका मालिक भी बारोवर है, लेकिन फिर भी हमारे दृष्टिबंधन में रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा। इसीलिए इसको जब भी चाहें उसको हम देख सकते हैं। ये चार्ज होता है हाइपोथिकेशन चार्ज। चलिए अब बात करते हैं अगला। ये भी एक सवाल है ना, ये बढ़िया है ना। जब मैं बोल रहा था एंटरप्रेन्योर, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप ये भी है। एक बढ़िया सा एक वेयर हाउस बना लो ऐसे शानदार तरीके से। इस वेयर हाउस में राजू नैन जी क्या फायदा मालूम है? ये वेयर हाउस बनाओगे तो इसमें 35% तक गोडाउन हो गया, वेयर हाउस हो गया, इसमें गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी देती है। मान लीजिए इस वेयर हाउस की कीमत 1 करोड़ है, 1 करोड़ में बन रहा है, तो इसमें 35 लाख रुपए गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी देती है, प्लस इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है। क्योंकि जब बनने के तुरंत बाद तुरंत काम नहीं मिलता है,
इसलिए 6 महीने तक का जो ब्याज लगेगा वो ब्याज की सब्सिडी भी देती है। अब सोचो ये बन गया 1 करोड़ में, 1 करोड़ में 35 लाख तो गवर्नमेंट ने दिया, लेडी के नाम पे है, और अगर मैन के नाम है तो 25 लाख, सॉरी 30%। और फिर उसके बाद मार्जिन आप 10% मार्जिन लगाए हो, 15%। उसके बाद ये गोडाउन बन जाता है, तो इस गोडाउन में सामान रखा जाता है, वो भाड़े से रेंट मिलता है। तो इसी वजह से ये भी एक अच्छा स्कोप है। अगर ऐसे गोडाउन में कोई भी सामान रखता है और उस सामान रखने के बाद ये लॉक एंड की बैंक के पास रख देता है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होगा उसे क्या कहेंगे, ये सवाल है। If a loan is given to the customer with goods locked in the godown or warehouse with lock and key, then the bank can be create the charge on security is called, जो बैंक जो चार्ज क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेज सर। बताओ Pledge. pledge क्या होता है विनायक जी? प्लेज होगा सर। What is the meaning of pledge? विनायक प्लेज जी? मतलब सर पोजीशन और पोजीशन मतलब क्रेडिटर के पास रहेगा, ओनरशिप उसका ही रहेगा, जो डेटर है उसका ही रहेगा। बराबर बराबर है ना। तो इसमें क्या हुआ, हाइपोथिकेशन में क्या था कि पोजीशन और ओनर दोनों बारोवर के पास था। इसमें थोड़ा चेंज हो गया कि इसमें पोजीशन बैंक के पास आ गया और ओनर अभी बारोवर ही है, उसका मालिक जो है बारोवर है, लेकिन वो सामान बैंक के पास आ गया। तो इसको बोलते हैं बेलमेंट्स ऑफ गुड। बेलमेंट्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स एंड सिक्योरिटी को लाके आपको दे दिया, तो इसको बोलते हैं बेलमेंट्स ऑफ गुड। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्रिएट Bailments. होगा, चार्ज क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं प्लेज। तो जहाँ भी गोडाउन होंगे या लॉक एंड की होता है, फिर अगर यहाँ से कुछ सामान निकालना है तो बैंक की परमिशन लगेगी, बैंक में आएगा और फिर उसके बाद वो सामान निकाल पाएगा, तो पैसा दे देगा, उसके बाद आप दोगे, या किसी दूसरा माल से रखना चाहेगा, ये सारी चीज़ें कंडीशन रहेंगी उसमें। तो प्लेज का मतलब होता है कि बेलमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी, अगर वो हैंड ओवर कर दिया उसका पोजीशन हमको, तो वो प्लेज कहलाएगा, भले ही उसका मालिक बारोवर है। अब बात करते हैं अगला, वाह ये हुई ना बात है, सोना तौल तौल के लो, लेकिन असली सोना नहीं लेना है राजीव जी, है ना, इसको लेना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें कितने प्रतिशत तक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर एनम मिलता है इशू प्राइस का? 2.5. 2.5% सर। Buying the sovereign gold bonds can help to earn a fixed interest of how many percentage per annum on the issued price। जो भी इशू प्राइस है उस पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट जो है वो पाते हैं, यहाँ पर उसका आंसर है 2.50%। तो ये देखिए, आपने सोना खरीदा, घर में रखा, कोई इंटरेस्ट नहीं, बस, लेकिन ऐसा 50 तोला मेरे पास है, जैसे विनायक बोलता है ना बाद में, ऑफ कैमरा बोलता है 50 तोला, तो कॉन्फिडेंस से बोलता है कि कुछ हो गया तो 50 तोला मेरे पास है, लेकिन वो 50 तोला रखा है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन 50 तोला या जो भी कितने किलोग्राम मैक्सिमम खरीद सकता है राजू जी, कितने 4 किलोग्राम किलोग्राम एक चार। फाइनेंशियल ईयर में? 4 किलोग्राम सर। 4 Okay. किलोग्राम, ठीक है। तो 4 के किलोग्राम मामले जो में सोना भी खरीदेंगे, और सोना आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको बॉन्ड मिलेगा, और वो बॉन्ड पे जो उसका इशू प्राइस है उस पर 2.50% इंटरेस्ट मिलेगा। ये एडिशनल जो है आपका इंटरेस्ट इनकम है। तो ये इसलिए पूछा जाता है, ये पूछा जा रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, या अधिकारी कर्मचारी इसका जिक्र करें ग्राहकों को, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि सोने में निवेश हो। क्योंकि इससे क्या फायदा है विनायक जी, सोना में निवेश करेंगे तो सरकार को क्या फायदा हमारा है? जो वो आरबीआई का जो मतलब वो गोल्ड बुलियन वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, वो अच्छा हो जाएगा सर। यस, मतलब ये वो वाला जो स्टॉक है आरबीआई का, वो इससे पूरा हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, सरकार को क्या फायदा है? सरकार को फायदा है ना, उसके पास इन्वेस्टमेंट सब जाता है, हाँ सर, वो सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सर मंडी मनी का सर तुम्हारा पैसा सरकार करेगा, मार्केट में आएगा, है ना। सरकार को रिटेल मार्केट में आएगा इन्वेस्टर जो सर आते तो हैं ना, उसे तो ये फायदा है। फिर पब्लिक को भी फायदा है कि उसको सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है, लॉकर में नहीं लेना पड़ता है, और हर कोई सोने में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि सोना जो है फ्यूचर के लिए उसका वैल्यू हाई होता है। तो ये सोना इसलिए रखते हैं कि 10 साल 15 साल बाद जब उनको ओकेजन में कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको वो इनकेस करेंगे, या उसका जरूरत के सामान उसको खरीदेंगे। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है 2.5% का इंटरेस्ट। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये सवाल हर एग्जामिनेशन में आया है,
आपके में आया था क्या विनायक जी, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप? हम हाँ डेटर वो बैंकर कस्टमर आया था हमारे में सर, डिपॉजिट अकाउंट के लिए था, ये तो ओवरड्राफ्ट के लिए है। हाँ, तो रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हर प्रमोशन एग्जाम में ये अपनी जो स्थान है सुनिश्चित करता है और जरूर आता है। कई बार एक दो सवाल भी पूछे जाते हैं। वैसे एक लिमिटेड जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, अल जैसी सर्विस देंगे वैसा रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और जहां भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट हुआ, मतलब अमाउंट जो है वो ड्यू अमाउंट हो गया या डेबिट अकाउंट में हुआ, तभी तो ओवरड्राफ्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मतलब जहां पर अमाउंट जो है ओवरड्रान कर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे रूपा जी कह रहे हैं क्रेडिटर एंड डेटर, यस, तो यहाँ पर कस्टमर, लेकिन नहीं, क्रेडिटर एंड नहीं सर, यहाँ पे डेटर। सर डेटर और क्रेडिटर होगा सर। हाँ, यहाँ पर क्या है, सवाल को पढ़ के देख करना है। इसमें देखो पहले कस्टमर को लिखा है, तो कस्टमर विल बी द डेटर एंड बैंक विल बी द क्रेडिटर। तो ठीक है रूपा जी, आई होप आप समझ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में भी कि हड़बड़ी में। हाँ जी रूपा जी, आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. ओके, हाउ आर यू? Sir, I'm good, sir. I'm fine. Okay, now you have started to learn na, very good. Is it nice signal है ना? I just see that you have started to learn na for your promotion exam. Yes. Okay, so be with us and continue with your study. We will definitely learn more and more daily basis. Okay. Sure, sir. Definitely. Okay. So तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट में यहाँ पर ये देख लेना, कस्टमर पहले लिखा है तो कस्टमर डेटर होगा, बैंक बाद में लिखा है तो बैंक क्रेडिटर होगा। एक दो साथियों का मैंने देखा भी है कि सर देखो तो ये गलत हो गया। जब हम रिकॉल क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं तो उसमें ये पहले लिखा था, ये बाद में लिखा था, तो एग्जामिनेशन में होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द टारगेट percentage of ANBC COB for weaker section advances under priority sector lending for regional rural banks। तो रीजनल रूरल बैंक के लिए टारगेट पूछा गया वीकर सेक्शन का। ये भी बहुत पॉपुलर सीरीज का सवाल है आपके रूरल बैंक्स के लिए। अब ये देखिए, ये जो अभी 10 सवाल जितने भी हम यहाँ पर किए, ये स्केल 1 से 2 के में आए थे, जबकि ये क्लरिकल टू ऑफिसर के सवाल हैं, लेकिन आए हैं स्केल 1 से स्केल 2 में। और भी मैं जो अभी आगे सवाल चर्चा करूंगा, 30 सवाल आप देखिएगा, वो भी इसी कैटेगरी के सवाल हैं, लेकिन मैं उनको जो है स्क्रीन पर नहीं ला पाऊंगा, सवाल उतना मैं टाइप नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जितने भी सवाल टाइप करता हूँ उसके पीछे इमेज रहता है, तो आज उतने इमेज बना नहीं पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है इमेजिनेशन में। तो इसके बाद जो सवाल हम चर्चा करेंगे वो आपके ओरल रहेगा, आप लोग चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं या सामने डिस्कस कर सकते हैं, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर सवाल है, व्हाट इज द टारगेट आप परसेंटेज, सभी साथियों ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। टारगेट विल बी 15% ऑफ ANBC और COB whichever is higher। 15% है ये ग्रामीण बैंक में। राजू जी बताइए, अगर कॉमर्शियल बैंक के लिए सवाल पूछता तो कितना होता? 12% सर, 12%। 12% है, पहले कितना था? 12%। ओके, पहले ये जो है कम था, अब मैं इसको बढ़ाया गया, 12% किया गया है ना। तो पहले कितना था विनायक जी, जो कॉमर्शियल बैंक? 10% था शायद सर। 10% था, ओके। तो पहले 10% था, जिसको बढ़ाकर 2024 तक। हाँ, ये आज राजू नयन जी की आवाज ब्रेक हो रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या था, पहले ये 10% था, और 2024 तक जो है, आप सोचिए, जब 2020 में, सितंबर 2020 में प्रियरिटी सेक्टर के रिवीजन किया गया टारगेट का, तो 2024 को जो चुनाव के मद्देनजर या जो भी बोलेंगे, है ना, इस तरह का किया गया कि प्रियरिटी सेक्टर में बढ़ोतरी किए गए। तो इसके तहत उनको स्टेप बाय स्टेप बैंकों को एक लक्ष्य दिया गया कि 10% 2021 में होगा, 2022 में होगा 11%, 2023 में 11.50% और 2024 में 12%। लेकिन कभी भी सीधा सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द टारगेट फॉर एज पर न्यू गाइडलाइन ऑन प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो वहां पर 10% जो था उसको बढ़ा के 12% कर दिया, तो आंसर 12 होगा।
लेकिन पर्टिकुलर किसी ईयर को पूछा तब आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए देंगे। जैसे 2023 का टारगेट कितना होगा, अपने विनायक जी बताएंगे। 2023 का कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना टारगेट है? 11.5 होगा सर। और 2023 का आरआरबी के लिए कितना टारगेट है? वो पता नहीं सर। 15% ही है वो। क्योंकि 14.5 आरआरबी के जो टारगेट हैं, आरआरबी के टारगेट जो हैं वो उतने ही थे, 15% थे। उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है वीकर सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप वीकर सेक्शन में ही काम कर रहे हो। आप देखो ना खुद को, है ना हमारे विश्वदीप जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं सर, हम वीकर सेक्शन में काम कर रहे हैं। आप जहां काम करते हो पूरा तो वीकर सेक्शन है सर। 15% तो आप कह रहे हो सर टारगेट, हम तो 30% वीकर सेक्शन है, कोनो मिलता ही नहीं है ना। क्योंकि असली काम तो, असली जिगरा वाला काम तो आप लोग करते हैं। अमीर को तो कोई भी लोन दे देता है, लेकिन ऐसे शख्स को जिसको लोग गरीबी रेखा से नीचे समझते हैं या गांव में हैं, अनपढ़ समझते हैं, उनको लोन देना, ये हुई ना जिगरा वाली बात। तो ये काम तो सुबह से हमारे जो पीके हैं ना, आसाम से हैं, क्या क्या नाम है पीके साहब, आपका नाम बताइए। तो वो आमिर खान याद आ जाते हैं आपको देख के, है ना। सर प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश जी, हाँ देखिए प्रकाश जी हैं। आपको आपका नाम ऐसे दिखता है ना पीके, तो है ना ये, फिर वो एक आमिर खान का ना वैसे टाइप का। कोई बात नहीं प्रकाश जी। तो हाँ। आप भी, आप जानते हैं ना हाँ। आपके बैंक में भी ज्यादा वीकर सेक्शन का एरिया है ना। हाँ सर, हाँ सर। प्रकाश जी एक वीकर वीकर सेक्शन सेक्शन ही बता है दीजिए सर। तो। प्रकाश जी एक वीकर सेक्शन बता दीजिए, आपकी नज़र में वीकर सेक्शन कौन है बैंक के दृष्टिकोण से या प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से? एक वीकर सेक्शन किसे कहेंगे? वैसे तो आप साधारण भाषा में कहेंगे कि कमजोर तबका के लोग को वीकर सेक्शन कहेंगे, ये तो साधारण हुआ। लेकिन अगर क्वांटिफाइड डेफिनेशन, सर जैसा सर बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा ऐसा Self help group. सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, फाइनेंस। ये सर। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फाइनेंस टू द वीकर सेक्शन, है ना। अगर एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज करते हो तो कहलाएगा कि फाइनेंस एक्सटेंडेड टू द वीकर सेक्शन। और बताओ विनायक, एक और उदाहरण बताओ। लैंडलेस फार्मर है सर। अगर कोई लैंडलेस फार्मर है, उसने उसको अगर लोन दे रहे हैं, कोई कहीं से बाहर से भी लोन लिया हुआ है ना, बाहर से लोन लिया हुआ है डिस्ट्रेस और पर्सन। हाँ इंटरेस्ट पे, मनी लेंडर से उसको चुकाने के लिए लोन देते हैं, रूरल जो डेप्ट स्वैप बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वीकर सेक्शन। और क्या बोलेंगे शेखर जी? वीकर सेक्शन और बोलते हैं जैसे आपके फाइनेंस टू द डिजेबल पर्सन, क्या बोलते हैं? फाइनेंस टू द डिजेबल पर्सन। अगर विकलांग लोगों को फाइनेंस करेंगे तो वो होगा। फिर और क्या कि जो ST भी सर। विलेज इंडस्ट्री जो है उसमें जो कटेज फाइनेंस है, उनको अगर फाइनेंस करेंगे अगर 1 लाख रुपए तक के, तो वो वीकर सेक्शन होगा। खादी जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के लिए जो स्मॉल फाइनेंस होते हैं ना, गांव में बांस बर्तन बनाते हैं या गांव में घुसते हैं तो आप आर्टिसन बोलते हैं सर, आर्टिसन आर्टिसन। बोलते हैं, काश्तकार बोलते हैं। हाँ आजकल जो गांव में आप लोग विजिट करते हैं, अभी कहाँ आपकी पोस्टिंग विनायक जी, विलेज एरिया में है? नहीं सर, विलेज नहीं, एक्चुअली सेमी अर्बन है सर। सेमी अर्बन है। तो जो भी साथी विलेज में होगा थोड़ा इंडोर्स करिएगा। जैसे गांव में अभी आप लोग जाते होंगे तो वो पहले जैसा होता था कि गांव के बाहर एक पहले वो जैसे कोयला वेला रख के कुछ काम करता है ना, या बांस की बल्ली बनाता है, बर्तन ठीक करता है ना, ये सब सारे जो हैं काश्तकार होते हैं। और छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, बेम्बूज की चीज बनाते हैं, तो इनको वीकर सेक्शन कहते हैं। और वीकर सेक्शन में और क्या है बताइए विश्वदीप पाठक जी, आप एक वीकर सेक्शन बताइए। बैंक में वीकर सेक्शन से कैसे क्या बोलेंगे उसको हमारे? जिनकी आय 2 लाख से कम है, जिनकी आय मतलब कम है, उनको ही बीकर सेक्शन के अंतर्गत लेते हैं। अच्छा, वीकर सेक्शन में जिनकी आय जो है कम है, 2 लाख से कम है। 2 लाख से कम है, ऐसा तो वीकर सेक्शन में ऐसा आय के साथ नहीं है। आय के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है उसमें। ये बोला गया वीकर सेक्शन में अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगर फाइनेंस करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगर फाइनेंस करोगे तो वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा, बीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा।
अगला हमारे विजय रजक जी बताएंगे वीकर सेक्शन किसे कहते हैं। विजय रजक जी, एक और परिभाषा है। ST SC को जो हम हाँ, लोग ये लोन बात देते क्या हैं, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा याद दिलाया। जो भी फाइनेंस आप ST SC बेनिफिशरीज को करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोगों को लोन देंगे, वो पूरा पूरा क्या कहलाएगा, वीकर सेक्शन वीकर सेक्शन में आएगा सर। एक और और एक इम्पोर्टेंट है सर, हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट है इसमें हाँ सर। बताइए। सर PMJDY अकाउंट में सर जो 10,000 का हम लोग OD देते हैं ना सर, वो भी वीकर सेक्शन का ही पार्ट वीकर होता है। सेक्शन कहलाएगा, वीकर सेक्शन कहलाएगा। जो PMJDY में 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वीकर सेक्शन कहलाएगा। एक और है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन देते हैं ना, वो भी वीकर सेक्शन का वो हिस्सा भी वीकर सेक्शन। हम्म और जो ओवरड्राफ्ट तरह से। फैसिलिटी आप तो बताइए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए फिर NRLM NULM में जो है वो है ना, लोन टू पुअर पर्सन। वैसे कोई अमाउंट का क्राइटेरिया तो नहीं बताया, लोन टू पुअर पर्सन बोला है ना, ये वीकर सेक्शन का हिस्सा है। तो चलिए अब ये सारे सवाल तो हमने चर्चा किए जो स्क्रीन पर लिखा था। इसके अलावा भी कुछ सवाल आए हैं जो हम लोग फटाफट चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर सवाल नहीं आएंगे, बस आप जो है आवाज से सुनेंगे सवाल को और उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं उसका बना पाया नहीं। कंफर्टेबल है? चलिए, तो अभी अगला सवाल लेते हैं कि इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर पर्सनल डिमांड लोन एज पर द पॉलिसी ऑफ TGB। तो TGB के पॉलिसी के अनुसार मैक्सिमम पर्सनल लोन कितना है? 10 लाख है सर। 10 10 लाख, लाख 10 लाख है ना। तो पर्सनल लोन किसको दिए जाते हैं? जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम पर्सनल लोन जो है आपके यहाँ 10 लाख है। तो सैलरी का कितना गुना देते हैं? मंथली ग्रॉस इनकम का 10 मंथली ग्रॉस इनकम 10 मंथली। ग्रॉस का 10 टाइम है ना, हाँ, ग्रास का 10 टाइम जो है देते हैं। बढ़िया। तो एक बात तो ये हो गया 10 लाख मैक्सिमम। देखो सवाल क्या क्या पूछता है, इसे आइडिया होगा। पर्सनल लोन का मैक्सिमम अभी विनायक जी ने बता दिया 10 लाख, और हमारे ये शेखर जी ने बता दिया एलिजिबिलिटी कि एक 10 टाइम ऑफ ग्रॉस सैलरी मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए कमाता है, ग्रास मिलता है तो उसको 10 लाख मिल जाएगा। और तीसरा मैक्सिमम रिपेमेंट बताओ विनायक जी। 7 ईयर्स है सर। 7 ईयर है, तो मैक्सिमम रिपेमेंट पूछा है ना। और तीसरा गारंटी चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए, तो 5 लाख से ऊपर गारंटी चाहिए कि क्या चाहिए, क्या रहता है? गारंटी चाहिए सर। गारंटी चाहिए। तो ये जो है पर्सनल लोन का है, एक सवाल पूछा गया। तो आप अपने जो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में पाठक जी बताइए, मैक्सिमम पर्सनल लोन कितना है? सर इसमें अगर ब्रांच में खाता है तो उसको अपन 5 लाख दे सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी ब्रांच का कस्टमर है वो अपने यहाँ पे से लोन लेना चाहता है तो उसका 2.5 लाख है, और रीपेमेंट इसमें 36 मंथ है। नहीं, दूसरे और बैंक में खाता है उसका क्या मतलब, सैलरी आपके यहाँ नहीं आती है हाँ, हमारे यहाँ नहीं आती है तो उसमें 2.5 लाख, जी, और अगर सैलरी आपके बैंक में आती है तो 10 तो लाख, 5 लाख। 5 लाख। नहीं, इसमें सर क्राइटेरिया डिफाइन किए गए, हमारे यहाँ शहडोल में अलग है, मंडला में अलग है। तो मैं और कह रहा हूँ कि मैक्सिमम पर्सनल लोन की बात आएगी तो जो पर्सनल लोन में मैक्सिमम आपको मिलता है उसको लिखना पड़ेगा ना। 5 लाख पर्सनल लोन में सबसे ज्यादा कितना? 5 लाख, बराबर 5 लाख ही जी। उत्तर होगा। फिर कंडीशनल अगर देगा, उसके अंदर कंडीशन देगा तब अलग बात है, लेकिन बट मैक्सिमम की बात करें तो 5 लाख मैक्सिमम। जैसे कि हाँ बोलिए विनायक जी। सर स्केल 1 से स्केल 2 में इतना मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, और हमारे में क्या था पता है सर, वो PDL के सर्कुलर से उसमें था कि इन लोगों को तो मतलब पूरा डायरेक्ट पूछ लिया, और हमारे में था कि अगर 5 लाख से ऊपर PDL रहना है तो CDL कितना होना चाहिए। हाँ हाँ, सीडीएल कितना होना चाहिए, अगर वो सीडीएल कितना परसेंट पे हो गया तो उनको पीडीएल हाँ, मिलेगा, ऐसा सवाल हाँ पूछा। सर। इनको डायरेक्ट विनायक जी सवाल ऐसा पूछा। है, ये IBPS वालों से मिस्टेक हुआ है, और एक्सचेंज हो गया है लगता है। और ऐसा ही हो सकता है। दूसरा सवाल इनसे अगला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर सीडीएल। बताओ, एज पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पॉलिसी, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर सीडीएल लोन। सीडीएल का फुल फॉर्म बताइए। कंज्यूमर डिमांड लोन, ड्यूरेबल लोन कंज्यूमर सर। ड्यूरेबल लोन। मतलब अगर किसी को AC खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, टेलीविजन खरीदना है, तो ये सब मिलता है ना,
कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इसके लिए मैक्सिमम रिपेमेंट कितने हैं? 3 साल है सर। 3 years है, और पीडीएल में 7 year है ना? पीडीएल हाँ में सर। क्या मिलता है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको सामान मिलता है, डीलर को पेमेंट करते हैं, यही ना? चलिए, अब अगला सवाल जो आया है, ये देखिए दोनों सवाल आ गए इनका, लेकिन डायरेक्ट सवाल आया। अब आया है, व्हाट इज द टोटल एडवांसेस ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 March 2022? 2812 crore. 2812.90 ऐसा कुछ है ना? No, 1.4. हाँ, तो 2812 करोड़ का आपका जो है एडवांसेस है। तो अभी एडवांसेस पे ज़्यादा पूछ रहा है, और एडवांसेस फिगर से पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि भाई एडवांसेस ये अपना आय का संसाधन है। अगर एडवांसेस को सही तरीके से हम करेंगे तो हमारा आय बढ़ेगा, इसलिए एडवांसेस को पूछता है। चलिए, तो एडवांसेस के लिए पूछा। अगला एक सवाल और पूछा कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन एसेट, व्हाट इज द रिटर्न ऑन एसेट्स एज ऑन 31 March 2022 ऑफ द त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो इसका फिगर तो आपको देख के बताना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन एसेट मतलब क्या होता है। आपके एसेट्स जो होते हैं, जो आपके एसेट पार्ट होते हैं, वो कितना आपको रिटर्न लौटा के दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। और ये आपके बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर होता है ना? रिटर्न ऑन एसेट कितना हुआ है, आपने जो एसेट लगाए थे, जो पैसा लगाए थे एसेट के रूप में, उसमें रिटर्न कितना आया। अगला सवाल ये पूछा गया, एक देखो, बिजनेस फिगर से लेके स्केल 1 से 2 में 4 सवाल पूछे गए थे साथियों ने जैसे बताया। तो भी तो 2 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा सवाल देखिए, व्हाट इज द टोटल बिजनेस ग्रोथ, टोटल बिजनेस ग्रोथ इन परसेंटेज फ्रॉम द प्रीवियस लास्ट ईयर फॉर द त्रिपुरा ग्रामीण। 2.5 सर। बताओ, ये पूछा गया कि 2.50% बिजनेस ग्रोथ है, मतलब आपका पिछले साल से इस साल में बिजनेस कितना ग्रो हुआ। तो कितना ग्रो हुआ? 2.50%। अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द चार्ज क्रिएटेड बाय द बैंक इफ इन केस ऑफ गोल्ड लोन, इफ सिक्योरिटी इज इन केस ऑफ गोल्ड लोन, बोला है सिक्योरिटी पे कौन सा चार्ज क्रिएट करना होता है। प्लेज। What is the charge created against security in case of gold loan facility by the bank? प्लेज होगा सर। प्लेज होगा, है ना? क्यों प्लेज होगा? Pledge, sir. क्योंकि गोल्ड जो है, जब गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं तो एक कस्टमर आता है बैंक में, इस उद्देश्य के साथ गोल्ड बैंक में दे देता है कि अगर मैंने ये लोन नहीं पटा पाया तो ये मैं आपको अधिकार देता हूँ कि इस जो सोने को बेच के आप इसकी वसूली कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्लेज, बेलमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं। तो जहां पर सिक्योरिटी ये रख दिया बैंक के पास पोजीशन में, भले ही उसका मालिक बरोबर है, तो वहां पर प्लेज होता है। तो यहाँ पर प्लेज होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही एकदम ही सरल सवाल पूछा गया, स्केल 1 से 2 में वो पूछा गया कि स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ विच एक्ट। बता दो, हमारा तो बहुत है, स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पूछा गया, कौन से सेक्शन में बताया जाता है? 24 में सर। 24 हाँ, 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी व्याख्या की है कि जो भी बैंक होंगे उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में उनको रखना होगा। इसके पहले कि वो पब्लिक को लोन दें, वो रिजर्व जो आपका मनी है, वो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का उतना हिस्सा इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है। उसके बाद ही वो कस्टमर को डिप्लाई कर सकता है लोन के रूप में। इसकी व्याख्या की गई अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये सवाल पूछा गया डायरेक्ट सवाल। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन आपकी थोड़ी पेपर अदला बदली हो गई थी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में ऐसे ऐसे होता रहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड एंड टेन्योर फॉर द बैम्बू मिशन। ये बैम्बू मिशन के बारे में पूछा गया, मैक्सिमम टेन्योर कितना है और मोरेटोरियम 18 months. Moratorium पर maximum 18 months. 18 मंथ्स है ना? और 6 to 18 टेन्योर months. Tenure. क्या होता है? बैम्बू लगाने के लिए लोन की कोई योजना होगी आपकी? नहीं सर मोरेटोरियम तो 6 मंथ का होता है और टोटल रिपेमेंट ईयर होता है 5 साल का। हाँ, 6 मंथ Maximum बोला, maximum वो तो सर बेम्बू लगाने का लिए नहीं है सर, वो एक नया machine स्कीम लॉन्च खरीदने के हुआ लिए। है, वो राउंड स्टिक कुछ बेम्बू का राउंड स्टिक मैन्युफैक्चर करने के लिए सर, एक मशीन के लिए
बेम्बू मशीन है, बेम्बू मशीन है क्या? हाँ 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 हाँ, एक बैम्बू मशीन सर, स्टिक राउंड बनाने के लिए बेम्बू से हमारे राउंड स्टिक बनाता है सर। लोन देता वो है। जो इंटरनल अगरबत्ती अगरबत्ती करते हैं ना हम लोग, क्वांटम में एक्सटेंड लोन है 1,25,000, इसमें 10% 15,000 मार्जिन है और 1,10,000 लोन है। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी अभी हमारे बैंक के साथी हैं वो अपने, मैं जितनी सारी चीजें बताया, देखो लोन में 5 चीजें देखनी होती है: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रीपेमेंट विद मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। ये 5 चीज अगर आप सारे लोन का देख लेते हो तो आपको और कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी सवाल अभी पूछे गए, देखिए पीडीएल में पूछा गया मैक्सिमम लोन, सीडीएल में पूछा गया मैक्सिमम टेन्योर, अभी इसमें बैम्बू मिशन में पूछा गया मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड और आपका मोरेटोरियम पीरियड। तो आपको ये 5 चीजें हर लोन का, मेरे ख्याल से विनायक जी सभी लोग जो अभी हैं सभी साथी समझ गए होंगे, तो फटाफट फटाफट स्कीम देख के 4-5 चीजें पढ़े और निकाल दिए, 5 चीजें पढ़े और निकाल दिए। हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन में भी 5 चीजें, पहले मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं, मार्जिन कितना है, सिक्योरिटी क्या है, मोरेटोरियम क्या हो सकता है, रिपेमेंट पीरियड क्या है और कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। इतना अगर देख लेंगे तो होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी योजना में देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डेविएशन पार्ट है, जैसे हाउसिंग लोन में है इंटरेस्ट रेट में डेविएशन मिलता है, तो इसका पावर किसको है, रीजनल मैनेजर को। 0.50% का पावर है डेविएशन का ग्रामीण बैंक के हिसाब से, तो वो जाता है रीजनल मैनेजर को। हाउसिंग लोन में डेविएशन का पावर क्यों है विनायक जी? वो इसलिए है ग्राहक को प्रोत्साहित करने के लिए। अगर ग्राहक कहीं निर्णय लेने में अटक गया है तो भैया थोड़ा सा कम कर देना भाई, अपने सपनों का घर बना लो भाई, कहीं नहीं जाएगा। अब घर बन लिया तो हमारे पास बंद गया, वो क्या हो गया अपना, वो क्या हो गया, बताओ क्या हो गया विनायक जी? अपना एसेट हो गया। एसेट हो गया, ये हुई ना बात। ये सही सही जवाब दिया। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा अलग यूज कर रहा था। एसेट हो गया मतलब हमारा कमाऊ पूत हो गया, अब हमको कमा के देगा। बजाओ ताली इसके लिए। राजू जी आप ही बता दो। हैं, एसेट हो गया, हमको अपना एसेट बढ़ाना है। एसेट का मतलब क्या है विनायक जी? आने वाला पैसा, आन दो आन दो आन दो, आने वाला पैसा। अगर आपका एसेट बढ़ गया, जैसे अभी आप इन इन अपना इंडिविजुअल के तौर पे देखिए, आपके आने वाला चीज बढ़ गया तो कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा ना। तो आप नेट सोचो, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा तो आप उसको और अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं और बढ़िया कर सकते हो। तो आप सोचो एसेट बढ़ाओ, और कैसे एसेट बढ़ाओ? कमाओ पूत बढ़ाओ। लंबे समय तक रिश्ता हो जाएगा उससे सर। लंबे समय तक रिश्ता होगा, 30 साल तक। अब घर रख लिया अपने पास तो उसको ना देखिए, उसकी सैलरी बढ़ गई तो उसको घर लेने मत दो, जाके सीधे गाड़ी दे दो। 10,000 सैलरी बढ़ी ना तो एक बुलेट दे दो, इनफील्ड क्या बोलते हैं वो, क्लासिक, एकदम क्लासिक दे दो 1.5 लाख का। थोड़ा और सैलरी बढ़ी अगले साल, रिपेमेंट और उससे पूछ रहे हो, हाँ विनायक जी अगला प्रमोशन पाए कितना बड़ी सैलरी, वो बोल रहे 10,000 सैलरी बढ़ी, कार दे दो उसको 7,000 रुपये EMI। मतलब पूरा बांध के रखो एसेट, इसको बोलते हैं। आप एसेट बढ़ाइए अच्छे। और 30 साल के लिए आपका बॉन्डिंग है, घर आपका गिरवी है। अगर बाकी लोन नहीं भी पटाता है, मार्जिन उतना पटाते जाएगा, पूरा घर को वो सिक्योर्ड है। आप उसको किसी का घर ही बंधक रख दोगे, उसके घर से खाली करा दोगे तो क्या करेगा वो, है ना। तो ये इसीलिए हाउसिंग लोन जो है बहुत ही प्रिफर किया जाता है, और इसमें उसमें डेविएशन का थोड़ा सा गुंजाइश रहता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पूछा गया कि इन हाउ मेनी डेज इन if a substandard loan account will be become doubtful asset। ये पूछा गया कि कितने दिनों में एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट जो है वो डाउटफुल एसेट में चला जाएगा। बताओ राजू जी, एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट है तो इसमें एनपीए की यात्रा के बारे में बताया गया। मैंने वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से, आपको एक वीडियो है जो 27-28 मिनट का है, अगर वो वीडियो 2 बार देखेंगे तो पूरी यात्रा कर लेंगे आप। 1 साल तक सर वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा सर। 1 साल के बाद वो सर डाउटफुल 1 में जाएगा सर, फिर दूसरे साल सर डाउटफुल 2 में, और 3 साल के बाद डाउटफुल 3 में चला जाएगा सर। 12 से 24 मंथ। क्या हुआ ना, एकदम बिल्कुल यात्रा करा दी आपने। 12 महीना सब स्टैंडर्ड में रहेगा, उसके बाद जो है वो डाउटफुल 1 में रहेगा 1 साल, फिर 2 साल जो है डाउटफुल 2 में रहेगा, और 3 साल से जहां से ऊपर हुआ डाउटफुल 3 में होगा। 3 साल से ऊपर डाउटफुल 3 में रहा तो वो डाउटफुल 3। अगर एनपीए की बात करें तो 4 साल का ही होता है वो डाउटफुल 3 के ऊपर, है ना। तो ये डाउटफुल 3 डाउटफुल में तो 12 महीने के बाद ये डाउटफुल में चला जाएगा। अब भी एक और कंडीशन है जो सीधे डाउटफुल में जा सकता है, विनायक जी बताओ। अगर सर वो एसेट का जो मतलब हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो अगर 50% से नीचे गिर जाए उसका वैल्यू, तब वो डाउटफुल में चला जाता है डायरेक्टली।
ओके, नहीं थोड़ा सुधार कर देते हैं, वैसे ही है 10 कि 10% अगर किसी समय आप इंस्पेक्शन करने जाते हो 10% से ज्यादा और 10% से नीचे 10% से घट गया तो 10 वो to तो लॉस एक इफेक्ट हो साथ जाएगा। नहीं, एक साथ नहीं, हम लोग सब स्काइप से जुड़े हुए हैं, 1 by 1, जो जिसको इशारा करेंगे मौका मिलेगा, अच्छा रहेगा। हाँ तो अभी ये कौन बोलेगा? हाँ बोलो विनायक जी। 10% विनायक को से छोड़ के नीचे कोई और गया बोलो, विनायक कोई और कुछ बोल रहा था, विनायक को छोड़ के बोली, कौन है और कोई बोल रहा था ना, अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। सिक्योरिटी सर अगर 10% से नीचे चला गया तो डायरेक्ट तो 10% लॉस से सेट में ज्यादा चला होगा जाएगा, और 50% से और कम होगा 10% से ऊपर 50% से नीचे रहेगा सर तो डाउटफुल में चला जाएगा। ओके, तो क्या होता है जब भी हम लोन देते हैं ना, लोन देते समय क्या होता है, लोन देते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर हम लोन दिए तो लोन देते हैं 1 लाख रुपया, और उसके पास जो एसेट होता है वो कितने का होता है, लगभग 1,30,000 या 1,35,000 का, क्योंकि मार्जिन उसका रहता है ना, 15 से 25% मार्जिन रहता है। तो जो सामान खरीदा है उसमें 15 से 25% मार्जिन कस्टमर का है और बाकी जो है बैंक का है। तो हम उसका वैल्यूएशन करने जाएंगे जिस समय लोन दी है ताजा ताजा, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 लाख 1.5 लाख, जबकि लोन होगा 1 लाख। लेकिन किसी समय 2 3 4 महीना 5 महीना बाद सिक्योरिटी में गए और देखे कि अचानक सिक्योरिटी कम हो गया, तो सिक्योरिटी अगर 10% से कम हो गया लोन की आउटस्टैंडिंग से, तो वो सीधे सीधे लॉस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लॉस में। लॉस में सर। भाई देखो, आज हमारा आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए, लेकिन हमारे शेखर बाबू ने इंस्पेक्शन करने गए तो वहां पर सिक्योरिटी ही नहीं है, तो सिक्योरिटी खा गया, पता नहीं क्या किया, और उसका पैसा आया, पैसा खाते में जमा नहीं किया। अगर पैसा खाते में जमा करता तो वो पैसा क्रेडिट होता है इधर, लेकिन सिक्योरिटी है ही नहीं, और हमने सैंक्शन दिया है कि मार्जिन टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर पूरा लॉस होने की आशंका है, इसलिए सीधे सीधे लॉस कर देता है 10% से कम हुआ आउटस्टैंडिंग का तो। लेकिन दूसरा एक कंडीशन है कि अगर 10% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, तब वो डाउटफुल में चला जाता है। तो ये विनायक जी ने सही बोला था, लेकिन थोड़ा वो कर लो, 10% से ज्यादा होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए, तो डाउटफुल जाएगा। 10% से नीचे हो गया तो सीधे सीधे लॉस में चला जाएगा। चलिए, तो ये अच्छा एक क्वेश्चन आया था। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा वो तो हो गया, हम रिलेशन का आ ये गया। जो क्वेश्चन पहले आप बोले थे ना सर, ये 2 बार एक्चुअली आया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन 2 बार आया था। कौन सा बताइए? ये जो सॉफ्टवेयर वाला जो है हम्म, वो 2 बार आया था, सेम क्वेश्चन सर। सेम क्वेश्चन 2 बार आया था? हाँ सर, 2 बार आया था। ऐसा ऐसा तो नहीं होता वैसे तो। सर आया था सर, अच्छा, रिपीट आ गया था, आएगा सर। फिर तो एक्स्ट्रा नंबर मिल गया एक, है ना? हाँ सर, ओके गुड। एक ही क्वेश्चन सेम वर्ड सर 2 बार आया। हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब भूल चूक लेनी देनी कहा जाए, ये एक्सेप्शन, सर, एक्सेप्शन कहा जाए। है जैसे आप लोग कभी कभी गलती हो जाती है ना, एक नोट के साथ दूसरा नोट चिपक के चला जाता है कस्टमर के पास। सर तो उस कंडीशन में आईबीपीएस क्या करती है सर? क्या करती है, जो नंबर सबको मिलेगा, सबको नहीं, मतलब जो सही करेगा उसको मिलेगा वो तो। अगर आपने दो दो सवाल दिए, एक ही सवाल है 2 बार दिया है, और पहले वाले में सही किया दूसरे वाले में गलत किया, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। दोनों सही करोगे तो दोनों नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको पूछा गया कि यहाँ पर पूछा गया है आपके माइनर से रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड पूछा गया है कि माइनर आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी should give notice within how many days, how many months, whether he want to retain in partnership or not। कोई पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर जब मेजर हो जाता है तो कितने महीनों के अंदर उसको ये अंडरटेकिंग नोटिस देना होता है कि वो पार्टनरशिप में बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है? 6 month। बहुत बढ़िया, 6 मंथ है। ये भी अच्छा एक सवाल है माइनर से जुड़ा हुआ, कि माइनर को अगर किसी में पार्टनर बनाया गया है, तो अगर माइनर जो है मेजॉरिटी में आ जाता है तो उसको कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है कि वो बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, पार्टनरशिप रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। अगर वो एग्री कर लिया तो वो कंटिन्यू कर लेता है डे 1 से, उसको वो रेटिफाई कर देता है। तो ये बात हो गया है। एक सवाल और पूछा गया कि निम्नलिखित में से विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ केवाईसी, which is not the component of KYC from the following। निम्नलिखित में से कौन है जो KYC के घटक नहीं है?
और उसमें दिया था कि क्रेडिट मॉनिटरिंग टाइप का कुछ दिया था, क्रेडिट मॉनिटरिंग या एनपीआर क्या दिया था, कोई साथी है स्केल 1 से 2 में? केवाईसी के घटक कौन से हैं? 4 घटक कौन से हैं? पहला घटक विनायक बताएगा, पहला घटक क्या है केवाईसी के? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, हाँ, दूसरा घटक क्या है राजू नयन जी? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सर। है, दूसरा घटक नहीं है वो आइडेंटिफिकेशन है सर। वो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे चौथा घटक है। पहला घटक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर कस्टमर, एक्सेप्टेंस पॉलिसी, मतलब आइडेंटिफिकेशन आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कस्टमर को, तो पहला घटक। दूसरा घटक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर, आइडेंटिफिकेशन। तीसरा मॉनिटरिंग ऑफ, तीसरा जो है रिस्क रिस्क मैनेजमेंट है ना, और चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसके अलावा एक आया होगा 5वां ऑप्शन, उसके अलावा कोई आया तो वही हो गया, उसका नहीं है। ठीक है, तो रिकवरी कई बार ज्यादातर में देता है एनपीए रिकवरी करना, एनपीए मैनेजमेंट करना। तो एनपीए मैनेजमेंट करना केवाईसी के घटक थोड़ी ना हो सकता है। अभी तो ग्राहक बना है, उसको लोन जरूरी थोड़ी लोन में सीधे ग्राहक बना है ना। तो ये हो गया ये सवाल। अगला सवाल यहाँ पूछा गया, ये जो आपका बोला गया है कि अगर हाउस रिपेयरिंग के लिए मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है अदर एरिया में? 6 लाख, 6 लाख सर। 6 लाख। ओके, हाउस रिपेयरिंग के लिए मैक्सिमम लोन प्रियोरिटी सेक्टर में दिया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए क्या के लिए आया था? कॉन्ट्रेक्चुअल जो सर्विस होल्डर है ना, अच्छा, उनके लिए। कितना है ये? स्टाफ रिलेटेड है क्या 5 सवाल? लाख है सर, 5 लाख है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो अदर देन स्टाफ है सर, अच्छा, उसके लिए आया कॉन्ट्रेक्चुअल था। एम्प्लॉय के लिए आया गया था, मैक्सिमम लोन कैन बी गिवन रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन के लिए हाँ, वो कितना है ये बैंक की पॉलिसी के हिसाब से? 5 लाख है सर। 5 लाख है सर, 5 तो लाख। आपके यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है क्या? हाँ सर, वो हमारे सर्वशिक्षा बैंक में अभियान नहीं है का सर, हम लोन देते हैं, अच्छा, बैंक में नहीं है। मतलब परमानेंट एम्प्लॉय को छोड़ के ये कह रहे हैं ना? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो हाँ, है सर। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सर। अच्छा, ये त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय कहते हैं? हाँ सर, नहीं, सबको नहीं सर, सबको नहीं। कुछ है सर कि कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनका नौकरी है सर। अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितने साल के लिए होता है उनका? 1 साल 11 महीना के लिए शायद सर। उसके बाद रिन्यू होता है सर। हाँ उसके हाँ, बाद इनको रिन्यू बोलते होते हैं रहता है। संविदा नियुक्ति है ना। 11 महीना होता है, फिर अच्छा काम करेंगे तो फिर 11 महीना, फिर अच्छा काम करेंगे तो 11 ये महीना। रिन्यू होता ही है सर, नौकरी नहीं जाता। नौकरी नहीं जाता? ना सर, रिन्यू होता ही है। वेल सेट है, सेट है एकदम। हैं? 1 महीने की सैलरी रखना, पगार चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है? वेतनमान नहीं होता है सर उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए अगला अगला सवाल जो है हम चर्चा करते हैं, जो आया था। पूछा गया है कि जब भी टर्म लोन सैंक्शन करते हैं, किसी हितग्राही को टर्म लोन सैंक्शन करते हैं, तो एक रेशियो इंपॉर्टेंट होता है जिसको देखना होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि वो लोन को चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। उस रेशियो का नाम क्या है? डीएसआर भी सर। DSCR। हाँ, उसका बोलते हैं डीएससीआर। क्योंकि टर्म लोन में एक रेशियो इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें देखा जाता है कि जो लोन वो ले रहा है उसके इंटरेस्ट को और उसके ईएमआई और इंटरेस्ट को सर्व कर पाएगा कि नहीं, उसके इंटरेस्ट को सर्व कर पाएगा कि नहीं। तो ये डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, और उस रेशियो के आधार पर जो है उसको जो है लोन की एलिजिबिलिटी या उसको सैंक्शन प्रोसेस नोट दिया जाता है। एक और सवाल पूछा गया यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के व्हिच ऑडिट इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड स्टॉक ऑडिट। ये कौन सा सवाल था? कोई है ना? अच्छा, व्हिच ऑडिट इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ऐसा लिखा गया है कि कौन सा ऑडिट है जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर लागू नहीं होता है, और वो है स्टॉक ऑडिट। वहां पर कुछ दिया था, है ना? तो स्टॉक ऑडिट जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे लागू नहीं होता, क्योंकि स्टॉक ऑडिट पॉलिसी जो होता है बारोवर के लिए होता है, बारोवर को जो स्टॉक देते हैं उस पर होगा। तो उसका आंसर होगा स्टॉक ऑडिट। तो ये थोड़ा सा अच्छा कठिन सवाल दिया होगा, तो कई जाति जो है इसमें वो होगा। सर एक और आपका जो फॉर्मूला है ना सर, आपका जो फॉर्मूला है वही फॉलो किया सर इसमें, बी और सी।
हाँ, तो वो कुछ फार्मूला ऐसा होता है ना, हर ये- जगह काम आते हैं। और उसका जो पेनिट्रेशन है आप देखेंगे, जो हम बता रहे हैं ना, वो हर एग्जामिनेशन में उतना ही रहता है। और आप इसमें जो पूछा गया सवाल कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कौन सा ऑडिट लागू नहीं होगा, वो है स्टॉक ऑडिट, क्योंकि स्टॉक ऑडिट जो है वो बोरोवर के स्टॉक के लिए कराया जाता है। एक आसान सा सवाल और पूछा गया, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? ओहो, नेगेटिव लायबिलिटी ज्यादा हो जाए सर, और Current assets कम हो जाए। देनदारी ज्यादा हो जाए, Current liabilities more than करंट current करंट assets. करंट करंट हाँ। लायबिलिटी ज्यादा हो लाइबिलिटी जाए। एक्सीड तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट लायबिलिटी, if current liability exceeds the current asset then it is called negative working capital। नेगेटिव यदि वर्किंग कैपिटल। आपके जाने वाला पैसा आने वाले पैसा से कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। आपके पास जो पूंजी गैप है वो कम हो गया, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का पूछा गया। एक और सवाल पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस एट द एनी टाइम एन एग्रीगेट क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर स्मॉल अकाउंट। दो सवाल पूछा गया, एक ही सवाल के अंदर दो जवाब मांगा गया। स्मॉल अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा At any होना चाहिए, time 50,000 से ज्यादा है। and 50,000 the aggregate फाइनेंशियल में 1 लाख नहीं होना चाहिए। in a financial year। तो स्मॉल अकाउंट के केस में किसी भी समय उस खाते में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना साल चाहिए, भर और में 1 1 लाख लाख से से ज्यादा ज्यादा टोटल साल नहीं भर में होना 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। चाहिए। यस सर। और पूछा गया एक पीएमओआई प्रधानमंत्री आवास योजना लोन के बारे में कुछ सवाल पूछा गया, बट वो सवाल क्या है उन्होंने लिखा नहीं। वो सर 70,000 रुपया मतलब वो देते हैं, लोन देते हैं पीएमएवाई के लिए सर। हाँ, पीएम ग्रामीण का सर, ये ग्रामीण है सर। का अलग है सर। ओके, ग्रामीण में देते हैं। उसमें क्या हाँ, पूछा था सवाल? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है सर? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? 1,30,000 1,30,000 सर। 1,30,000। 1,30,000। ओके, गुड। और क्वांटम ऑफ लोन कितना है? 70,000। 70,000 सर। 70,000। ओके। और एक सवाल पूछा गया, ये जरा अच्छा सवाल पूछा गया, इन हाउ मेनी टाइम्स द एजुकेशन लोन शुड बी डिस्पोज्ड एज पर द टीजीबी पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के आधार पर अगर एक कोई एजुकेशन लोन आपकी शाखा में पूरे दस्तावेज के साथ मिलता है तो कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए? कितने दिनों में? 7 डेज सर। 7 डेज। ठीक है। अगर मॉर्गेज है तो 15 डेज। मॉर्गेज है तो 15 डेज, विदाउट मॉर्गेज है तो 7 डेज। 7 डेज। बहुत बढ़िया। तो ये बोला गया है कि 7 डेज, और अगर मॉर्गेज है तो 15 डेज, विदाउट मॉर्गेज है तो 7 डेज। और एक पूछा गया है कि अगर कोई ग्रीवेंसेस जो है हेड ऑफिस लेवल पर सॉल्व होना है तो इन हाउ मेनी डेज द कस्टमर ग्रीवेंसेस शुड बी रिजॉल्व इफ द रेजोल्यूशन इज एट हेड ऑफिस लेवल। कितने दिन में सॉल्व हो जाने चाहिए? 4 वीक सर। 4 वीक। 30 डेज। बहुत बढ़िया। देखो 4 वीक आया। आपके में भी एक सवाल आया था, ब्रांच लेवल पर कितना होगा 1 वीक में, 1 वीक लेवल पर 2 वीक में, हेड ऑफिस लेवल पर 4 वीक में। तो यहाँ पर हेड ऑफिस लेवल का पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया, व्हाट इज द प्रोविजन इन सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई इन स्टैंडर्ड लोन। स्टैंडर्ड अकाउंट में कितना प्रोविजन किया जाता है अगर वो स्टैंडर्ड 0.25%। 0.25 एमएससी और एग्रीकल्चर का एक ही है सर। हाँ, एसएमई और एग्रीकल्चर में 0.25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग है ना, टोटल आउटस्टैंडिंग का 0.25। ये सवाल थोड़ा नया है, मतलब ये पूछ नहीं रहा था। अब एक सवाल और पूछा गया है, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ री-केवाईसी सबमिशन इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर। री-केवाईसी is to be taken within how many days, how many मतलब period in case of low risk 10 years 10 years 10 साल सर। और नहीं सर, मीडियम रिस्क पूछा था। ये तो 1 से 2 मीडियम में रिस्क पूछा था सर। मीडियम रिस्क पूछा था, तो हमारे हाँ साथ सर, लो रिस्क लो रिस्क लिखा है ना। 8 ईयर चलो 8 कोई ईयर 8 ईयर मीडियम रिस्क। हो सकता है सवाल टाइप करने में उनसे गलती हो गई हो, है ना। मीडियम रिस्क पूछा था। तो मीडियम पूछा था पक्का? हाँ सर 8 होगा पक्का। सर। ओके चलो, तो ये तो कोई भी साथी देखेंगे, लो रिस्क है तो 10 ईयर, मीडियम रिस्क है तो 8 ईयर, और हाई रिस्क है तो
2 ईयर में। 2 year. चलिए अब बात करते हैं कि एसएचजी के लिए पूछा गया कि एसएचजी में क्या पूछा गया था एसएचजी में। एसएचजी मेंबर्स के लिए कोई सवाल है? लिखा है 1 क्वेश्चन फ्रॉम एसएचजी मेंबर से पूछा गया था क्या? हाउ मेनी मेंबर्स? नहीं, सवाल क्लियर नहीं हुआ। एक और सवाल पूछा गया, चलो सवाल उसको छोड़ दो, एसएचजी से रिलेटेड क्लियर नहीं है तो क्या चर्चा करेंगे। एक सवाल पूछा गया जो निम्नलिखित में से कौन से आइटम को बैलेंस शीट के लायबिलिटी हिस्से में दिखाया जाता है, ऐसा पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन से जो आइटम्स को बैलेंस शीट के लायबिलिटी हिस्से में दिखाया जाता है, तो उसमें डिपॉजिट को टिक मार्क दे दिया। हाँ, डिपॉजिट जो है लायबिलिटी का हिस्सा है। और क्या क्या ऑप्शन आए थे? एडवांसेस आया था, वो तो सर याद नहीं है, डिपॉजिट को देख के टिक मार्क दे दिया। हाँ डिपॉजिट लायबिलिटी है। डिपॉजिट है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये जाने वाला पैसा है। अगर आप यहाँ से कोई जाने वाला पैसा है तो लायबिलिटी है, आने वाला पैसा है तो एसेट है। तो आप देखेंगे उस आइटम में से निकाल लीजिए, उसमें लोन होगा तो लोन है आने वाला पैसा, तो ये एसेट हो गया। अगर फिक्स एसेट है तो आपके पास ही है वो फिक्स एसेट, तो आपके पास आने ही वाला है आने वाला एसेट। डिपॉजिट है जाने वाला, इसलिए लायबिलिटी हो गया, है ना। और एक सवाल पूछा गया, एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई in case of micro units what is the investment amount and turnover criteria? 1.5 crore 1 crore 1 crore 1 करोड़ और 5 करोड़ service 5 crore. तो माइक्रो यूनिट के बारे में पूछा गया, तो एज पर द न्यू Investment गाइडलाइन ऑफ 1 एमएसएमई crore. the composite criteria will be analysis, and as per the composite criteria if the maximum investment is 1 crore and the maximum turnover Turnover 5 crore. 5 crore then the unit is called 5 crore. माइक्रो यूनिट। तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का टर्नओवर हो तो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का टर्नओवर हो तो मीडियम कहलाएगा, स्मॉल कहलाएगा। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ का टर्नओवर हो तो वो मीडियम। 5 एक और सवाल पूछा गया, अगर कैश शॉर्टेज पाया गया ड्यू टू मतलब नेग्लिजेंस, लेकिन फिर भी वो 10 फ्रॉड कहलाएगा, अमाउंट अगर कितना हो तो 10,000 10,000 या 10,000 से ज्यादा 10,000 से अधिक, है ना। अगर वो नेग्लिजेंस हो, किसी भी कारण हो, अगर 10,000 ज्यादा हो तो फ्रॉड ट्रीट करा जाएगा। ये सवाल पूछा गया है। और ये आपको एसेट कवरेज रेशियो, मिनिमम एसेट कवरेज रेशियो पूछा गया है। एज पर टीजीबी पॉलिसी मिनिमम एसेट कवरेज रेशियो कितना है? वो 1.20 है, मिनिमम 1.20 है, सही बोल रहा है 1.20। मतलब अगर 1 रुपए लोन दिए हो तो 1 रुपए 20 पैसे का एसेट होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए लोन दिए हो तो आपका जो है उसमें 1,20,000 रुपए उसकी वैल्यू होनी चाहिए, एसेट कवरेज रेशियो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये पूछा गया। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि इसमें अगर हम ध्यान दें तो हाँ जी, एक हिंट मिल गया होगा। नहीं सर, जो जून में जो अपडेटेड हुआ था ना, जैसे पीएमएजीपी, एनयूएलएम और जो पीएमजेजेबीवाई, उसमें से सर कुछ नहीं आया। हाँ वो नहीं आया है, ठीक बोल रहे हैं। तो अब ये है कि अभी चेंजेस हुआ है उनमें, तो उनमें आना तो चाहिए लेकिन नहीं आया है। तो सर मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ के गया पहले ही सेट हो गया होगा सर। सवाल थोड़ा तैयार नहीं हुआ होगा, इसी वजह से नहीं आया होगा। इसके अलावा जो है और आपके 1 से 2 में एक सवाल पूछा गया, और 1 से 2 में एक सवाल और अभी कुछ है, अभी 4-5 सवाल और आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इसमें पूछा गया, अगर एक कोई गारंटी इशू किया गया बैंक के द्वारा, then this guarantee will be called as which type of liability for the bank? कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। और वो जो फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड कह रहे हैं वो लोन टाइप है, नॉन फंड बेस्ड लोन है, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी गारंटी, इफ एनी गारंटी इशूड बाय द बैंक
If any guarantee issued by the bank, then it will be called as a contingent liability. Contingent liability होगा। अब अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया कि वो तो सब स्टैंडर्ड हो गया, बिजनेस ग्रोथ भी हो गया, और लियन से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा गया था। लियन से क्या पूछा गया था? लियन से किसी को याद है? पूछा गया लियन से भी, देखो बताया ना, सिक्योरिटी से 4 सवाल पूछा गया, सिक्योरिटी से 4 सवाल पूछा गया, तो लियन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था। एक और पूछा गया था कि जीडीपी इंडिकेट्स व्हाट, जीडीपी क्या दिखाता है, जीडीपी जो है क्या दिखाता है, ये पूछा गया था। ये आया था सवाल, कोई साथी भाग लिया था, बताइए किस तरह का सवाल था जीडीपी के बारे में। जीडीपी जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ये दिखाता है किसको, ऐसा पूछा गया था। एक्चुअल में जीडीपी जो है किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं, बराबर है। तो जीडीपी क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद, कितना आसान है ना राजू नयन जी। सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे घर में कितना सामान पैदा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, है ना। तो किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले जितने भी सामान हैं या सेवाएं हैं, उनके पूरे वैल्यू को जीडीपी कहते हैं, है ना। सरल तरीके से समझ में आ गया राजू जी? सकल घरेलू उत्पाद, किसी साल में हमारे देश में पैदा होने वाले सामान, उत्पाद या सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। यस सर, मेरे बैंक में अप्रैल में एग्जाम होता है, तो बैलेंस शीट में कौन से ईयर से पूछेगा? तो अप्रैल में तो बैलेंस शीट क्लियर नहीं होता है, ऑडिट नहीं होता है, तो आपको पिछले साल का पूछेगा, पिछले साल का पूछेगा। मतलब अगर मार्च 2023 क्लोजिंग किए होंगे तो आपको 22 का फिगर पूछेगा, और पूछता ही है, ऐसा ही होता है। चलिए अगला सवाल पूछा गया आपका लियन से, तो ये पता नहीं चला लियन से क्या जुड़ा हुआ सवाल पूछा। और ये पूछा गया पंचसूत्र क्या है, पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ये सवाल पूछा गया पंचसूत्र में। तो पंचसूत्र का पहला सूत्र बता दो विजय रजक जी। पंचसूत्र का, उसमें पूछा गया 5 सूत्र क्या है? रेगुलर मीटिंग, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लेंडिंग, ये पैसा के लेंडिंग, और रेगुलर रिकवरी, रेगुलर रेगुलर अकाउंट मेंटेनेंस। हाँ, तो ये हो गया आपका पंचसूत्र। तो उसमें सवाल ये आया था कि निम्नलिखित में से पंचसूत्र कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, ये पूछा गया। और एक पूछा गया कि अगर किसी चेक के बैक साइड में साइन कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को, और दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट जो है आदेश दे दिया जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट है सर। तो साइनिंग एट द बैक साइड ऑफ चेक and the mandate is for the transfer of the amount to somebody third person, then it is the call endorsement, इसको बोलते हैं endorsement। तो ये तो काफी मतलब जो है सवाल आसान सा पूछा गया था, और अच्छा सवाल पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही आज के सेशन में, और हम लोग आशा करते हैं कि आपको बहुत सारा चीज क्लियर हुआ होगा। लगभग 40-42 सवाल हम लोग इस सेशन में, 42 सवाल शायद दिख रहा है, एक आध सवाल ज़्यादा हुआ होगा। तो आशा करते हैं कि इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। सर मुद्रास्फीति का दर क्या होता है सर? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जो होते हैं जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। इन्फ्लेशन जो है उसके लिए एक अलग से सेशन भी कर देंगे। इन्फ्लेशन में जो अब नॉर्मल सेशन करेंगे ना, तो उसमें मैं बता दूंगा। इन्फ्लेशन का जो मतलब होता है एक्चुअल में किसी देश के लिए, जब भी हम मुद्रास्फीति या महंगाई दर को बोलते हैं, इसको मेन है इसको महंगाई दर। अब महंगाई दर क्या होता है? समय के साथ किसी जो करेंसी है हमारे देश की, उसकी क्रय शक्ति में गिरावट हो जाती है। क्या होती है राजू जी?
क्रय शक्ति में गिरावट। आपकी जो करेंसी है ना, उसकी जो क्रय शक्ति में जो गिरावट हो जाती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका जो मात्रात्मक अनुपात अनुमान ये लगाया जाता है कि जैसे डॉलर का वो जो बढ़ जाता है ना इंडियन करेंसी में, जी जी, या उसको इस तरह से समझें, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर उस समय चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं के बास्केट का औसत मूल्य, अगर जो उसके औसत मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हो जाती है ना, तब वो क्रय शक्ति में गिरावट हो जाती है, मतलब उसका मूल्य बढ़ गया। क्या राजू जी, अगर मान मूल्य लीजिए बढ़ गया। हमारे यहाँ सामान बना है, उसका मूल्य बढ़ गया, हमारे पास 100 रुपए है ना, आप याद करो पहले समय को, 100 रुपए में आप जब बाजार जाते थे तो झोला भर जाता था मार्केट में, जी है ना। ये हमारे हमारे ये जो पुराने साथी हैं, थोड़ा नौजवान बुजुर्ग साथी जो होंगे उन लोगों को पता होगा कि 100 रुपए में जाते थे। तो मतलब मुझे भी एक समय याद आ रहा है कि सन 2000 में हम लोग सब्जी मार्केट जाते थे ना, तो एक झोला होता है ना, जैसे नॉर्मल झोला होता है, तो उस 100 रुपीज में पूरा झोला भर जाता था और थोड़ा और पैसे बच जाते थे। लेकिन आज बताओ तो 100 रुपए में कछु दिखेगा झोला में? कुछ नहीं दिखेगा। एकाध कुछ है, एकाध वो कौन सा नया अच्छा वाला वेजिटेबल ले लोगे ना, 180 रुपए किलो। प्लास्टिक भी नहीं भरता है सर। हाँ, प्लास्टिक नहीं भरता बोलते हैं तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन का मतलब किसी अर्थव्यवस्था में अगर समय के साथ जो चुनी हुई वस्तु है या उसकी सेवाओं का जो बास्केट है उसके औसत मूल्य में वृद्धि हो जाता है। मतलब सोचो, हम 100 रुपए में इतना सारा सामान लाते थे, अब 100 रुपए में कम सामान लाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? महंगाई की दर बढ़ गई। मतलब इन्फ्लेशन जो होता है किसी करेंसी के क्रय शक्ति को दिखाता है। क्या दिखाता है? अब क्लियर हो गया? बराबर है ना? इसको अगर बोलेंगे एक दिन जनरल लाइट, क्लास इसका इसका एक अलग से क्लास दे लीजिए। देंगे जिसमें ना पिक्टोरियल फॉर्म में बता दूंगा, आसानी से। हमको जानना बहुत जरूरी है, हम लोग बैंकर हैं, हम लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, उसके छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होते हैं, इन चीजों को जोड़ के बनाया जाता है। मूल्यों में सामान्य वृद्धि कब होगा, क्यों वृद्धि के कारण कौन से हैं, मुद्रास्फीति के घटक कौन से हैं, मूल्य की वृद्धि के दर के कौन कौन से कारण हैं, मुद्रास्फीति की दर कैसी है, और अगर ये दर ऐसी बढ़ गई तो आरबीआई क्या क्या टूल अपनाती है, एज ए बैंकर हमारा क्या टूल अपनाती है, कहाँ से वो उसके पास जो है नकेल कसी जाती है, इसके लिए सारे टूल्स हैं और उसके इंडिकेटर्स हैं। कहाँ से इंडिकेटर्स मिलेगा? in simple language, if you want to know the inflation, then inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. Inflation is typically known as a broad measure. If you can say that inflation in broader way, such as a overall increase in prices and the increase in the cost of living in a country. आप सोचो, बोलते हैं ना कि यार जीना दुभर हो गया है, जीवन जीना जो है दुभर हो गया है। लेकिन सर इन्फ्लेशन अच्छा है सर, मतलब इन्फ्लेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए सर। ये डिस्कशन का सवाल है, उसके चीजों पर डिस्कस करेंगे किसी दिन, है ना। आज थोड़ा इन्फ्लेशन पे चर्चा करेंगे तो हमारे साथी जो है पुराने क्वेश्चंस भूल जाएंगे जो कल एग्जामिनेशन पे जाएंगे। हम लोग सब प्रमोशन ले लें, इन्फ्लेशन बढ़ने दीजिए, हम अपना इनकम बढ़ा देंगे। ये देखो सर, एक सर प्रधान पीएम श्री लॉन्च हुआ सर, उसको भी बैंक से जोड़ेगा क्या सर? कुछ भी कर सकता है। वहां तो जज भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं और आरोप भी खुद के हैं, तो हमें तो मालूम है कि सजा क्या मिलेगी। मतलब एक टॉपिक फिर बढ़ गया ना सर याद करने के लिए। तो सब याद करिए। हमको सौभाग्य मिला है कि देश में जो भी योजना आएगी उसको हमको सौभाग्य मिला है, हम करेंगे। तो आप तो बिल्कुल शानदार करेंगे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं आज के सेशन में। कोई एक सवाल विश्वदीप पाठक जी, आज के पूरे सेशन में अगर आपको जहन में कौन सा एक सवाल जो याद आ रहा है और आपको इम्पोर्टेंट लगता है? सारे सवाल तो इसमें रिपीट वाले ही आए हैं जो पहले मतलब आते रहे, लेकिन इसमें सर जो माइनर टू मेजर वाला आया है ये मुझे थोड़ी मतलब नया सवाल लगा। कौन सा वाला? ये माइनर टू मेजर के 6 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा हम। ओके, गुड, ठीक है। शेखर जी, कौन सा सवाल आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा?
अच्छा, उनसे कनेक्शन कट हो गया। राजू जी। सर मुझे तो सर ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो भी सवाल थे सर सारा तो आपने पहले भी पढ़ाया था सर, लेकिन एक स्टॉक ऑडिट जो है सर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में नहीं आता है सर, ये मुझे नई चीज सीखने को मिली आज सर। और देखिए, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हम चर्चा करते हैं ना, उन्हीं से सवाल आता है। देखो, ग्रीवेंसेस पॉलिसी है, शिकायत, गोल्ड है जो सरकार की प्रायोरिटी है, कैश है, फ्रॉड है, प्रायोरिटी सेक्टर है, वीकर सेक्शन है, उन्हीं में से सवाल पूछ रहा है। सिक्योरिटी चार्ज क्रिएशन है, ये सारे से सवाल पूछा जाए। यस विनायक जी, एक सवाल को इम्पोर्टेंट लगी हो, फिर हम सेशन बंद करेंगे। सब सवाल तो मतलब वो रिकॉर्ड ही है, लेकिन एक सवाल जो है मतलब ज्यादातर आता नहीं है, इस बार आया है इसमें, वो है सर वो जो स्टैंडर्ड एसेट में एग्रीकल्चर का जो बोला था ना सर 0.25%। हाँ, वो तो ज्यादातर मैंने देखा नहीं है सर आपका रिकॉर्ड क्वेश्चन में। हाँ नहीं पूछा जाता है एक्चुअल में, वो एक्सेप्शन है इसलिए पूछा जाता है। आप बताओ, पॉलिसी में जो आपके पॉलिसी है एनपीए नॉर्म्स में, जिसको कौन सी पॉलिसी कहते हैं, आईरॉक नॉर्म्स बोलते हैं ना, आईरॉक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, उसमें स्टैंडर्ड प्रोविजन क्या दिया गया है स्टैंडर्ड एसेट के लिए? वो दिया है 40%। 0.40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, 0.40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। लेकिन उसमें एक डेविएशन नीचे दिया है कि अगर वो एसएमई सेक्टर, एसएमई है और एग्रीकल्चर है, तो उनके लिए 0.25% होगा प्रोविजन, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को छोड़ने का मन तो करता नहीं है, लेकिन समय है, डेली हम लोग इतना ही समय लगाएंगे और नॉर्मल चर्चा करते करते सीखेंगे। समय के साथ जो अध्ययन होता रहेगा, देखिए आज कम से कम 40 सवाल आपके जहन में आया, हो सकता है यही 40 सवाल उठा के कल परसों आ जाएगा, या इससे जुड़े हुए एक तो आइडिया मिला कि आपको लोन में क्या देखना है, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम एंड सिक्योरिटी। अगर ये 5 चीजें देख पाते हैं तो आपकी पूरा लोन जो है, कोई भी लोन पूछे आप ठीक कर सकते हैं। या कोई उसमें कंडीशन होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, जैसे इनके में लगाया था कि सीडीएल कितना बंद हो जाना चाहिए तो पीडीएल मिलेगा, कितना बंद हो जाना चाहिए टीजी में सर मतलब 2 लाख से नीचे होना चाहिए सीडीएल। हाँ, 2 लाख से सीडीएल नीचे होगा तब जाके पीडीएल मिलेगा। सीडीएल मैक्सिमम कितना? 2 लाख ही है सर। तो 2 लाख मैक्सिमम है और 2 लाख से नीचे होना चाहिए तभी पीडीएल। मतलब वो सर क्या हुआ, पहले सीडीएल था सर, पीडीएल था ही नहीं, मतलब पीडीएल बहुत कम था। ओके। तो अभी क्या किया, पीडीएल को बढ़ा दिया और सीडीएल का क्वांटम घटा दिया है, घटा के वो 2 लाख कर दिया। तो पहले जो सीडीएल लिए थे उनका अगर 2 लाख से नीचे आ गया तो उनको नया पीडीएल दे सकते हैं। ओके गुड, मतलब इसमें ये हुआ कि नया स्कीम्स आने पर उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई न्यू स्कीम आया, नया कुछ कन्वर्सन आया, तो आप देखिए। एक और इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, अगर पिछले दिनों कोई आपकी पॉलिसी बंद हुई है, कोई स्कीम बंद हुआ, तो उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं, और नई स्कीम लॉन्च हुई उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है, कोई स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है तो इसलिए सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, आप सभी से फिर मुलाकात होगी और शानदार सर एक, हाँ जी सर ये ऑनलाइन टेस्ट जो आप देते हैं सर, उसका आंसर मतलब मिलता नहीं, कैसे मिलता है वो सर? आप मोबाइल ऐप के माध्यम से करते हैं कि उसी लिंक के माध्यम से करते हैं? मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन है आपका, उसमें मटेरियल दिखता है? हाँ, हम ये ऐप आप लिंक जो भेजते हैं उसी से डायरेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो फ्री लिंक है, उसमें आंसर नहीं दिखेगा, वो सभी कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड हैं और मोबाइल ऐप में आपके कंटेंट शो हो रहे हैं, तो वहां से करेंगे मोबाइल ऐप से जाके, तो आपको पहले स्कोर भी दिखाएगा और करेक्टेड आंसर भी दिखाएगा। और उस अच्छा मोबाइल ऐप वो में लिंक करेंगे। क्या है, मैं आप लोग को याद दिलाने के लिए करता हूँ कि जाके अपने लॉगिन सेक्शन में भी चले जाते रहिए, तो उसी लिए, क्योंकि लॉगिन सेक्शन में मोबाइल ऐप में मैंने 12,000 क्वेश्चन डाले हैं, जिनको हल करने के लिए हमको 1 साल लगेगा, क्योंकि एक दिन में हम 40 सवाल हल कर रहे हैं, तो 300 दिन में हम 12,000 सवाल करेंगे। लेकिन मोबाइल ऐप में अभी आपके पास 12,000 सवाल बना के रखा हूँ, प्रियरिटी सेक्टर के, सभी सेक्टर के, बैंक वाइज। फिर उसके बाद अगर आप आपके वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में, तो वेबसाइट में 300 से ऊपर है, तो 39,000 वेबसाइट में है, और दोनों सवाल अलग अलग हैं, कुछ कॉमन हो सकते हैं लेकिन दोनों सवाल अलग अलग हैं। और वैसे भी फिर
15 दिन में लगभग और नए सवाल ऐड हो जाते हैं, तो वो आपके किसी मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं। इतने सारे सवाल हैं, तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ। जिस तरह जीवन एक बाग है और आप बेहतरीन गुलाब हो, जैसे जीवन एक चांद है, आप महताब हो, जीवन आईना है, आप ख्वाब हो, ठीक उसी तरह से आप समझ लो सीधे सीधे कि आप सभी लाजवाब हो, आप सभी लाजवाब हो। तो इन पंक्तियों से अपने आप को जो है शाबाशी दीजिए मेरे साथ। शाबाश, ऐसे करिए जरा पीठ पे से, शाबाश। बोलना भी है, शाबाश। क्या करना है? शाबाश, शाबाश। शाबाश। सुबह ना ऐसे ही करके जाया करो, शाबाश विनायक, शाबाश तू, शाबाश। क्या होता है, पूरा सुबह से शाम तक हम ये देखते रहते हैं कि वो मेरे को शाबाशी देगा, वो मेरे को शाबाशी देगा, लेकिन इन बिटवीन हम खुद को भी शाबाशी नहीं दे रहे होते हैं। अरे दूसरे के देगा नहीं देगा मालूम नहीं, अपना तो दो, शाबाश, तो बड़ा जबरदस्त काम किया। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि दुनिया जबरदस्त है। आप कितना भी काम करो आपको शाबाशी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइज करता है ना, जो आपकी प्रशंसा करता है ना, प्रशंसा करने के लिए पावर ऑफ करेज चाहिए। हर कोई इंसान प्रशंसा नहीं करता। आप कितना भी काम कर लो, ये क्या, ये तो मैं, मेरे लिए छोटा काम है, अपनी कहानी सुनाने लग जाएगा। मैं जब वहां था ना ब्रांच मैनेजर, तो मैं ये करता था, वो करता था, ये करता था, वो एकदम किया, सही वो कह किया, रहे ये हैं किया, वो किया। अरे भाई, हमने छोटा प्रयास एकदम किया सही सर, बोल हम रहे हैं आपके सर। सामने बता रहे हैं कि मैंने ना सर 2 ओटीएस के लिए गया था, दोनों ओटीएस सेटल हो गया, तो उसको अप्राइज। अरे वाह, वेरी गुड विनायक, यू हैव डन एक्सीलेंटली, वेरी गुड जॉब। क्या गजब का, क्या क्या तजुर्बा था यार, थोड़ा शेयर करो। इतना भी नहीं, बढ़िया काम किया, मतलब मैं रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। नहीं, अरे तुम क्या दो किए यार, मैं जब था ना, मैं पिछले साल, अरे मैंने तो ये किया, वो किया, अभी भी ये बोलना भी, बताना ही बेकार है। चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, हम्म 1 मिनट सर। हम्म एक मॉक टेस्ट ही कर रहा था सर, तो उसमें आया था निकल करके, तो थोड़ा मुझे संदेह, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। हम्म क्वेश्चन है सर, ए चेक डेटेड जून 31st 2020 इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जून 30 2020, द चेक विल बी। क्या होगा सर इसका? चेक डेट में ठीक क्या ठीक। था उसमें, चेक में डेट क्या लिखा था? ए चेक डेटेड जून 31st 2020 इज हम्म प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जून 30 हम्म 2020, द चेक विल बी। पेमेंट हो जाएगा, ठीक सर, पेमेंट हो जाएगा। हो जाएगा ना सर? तो हो जाएगा। मैंने रिटर्न विथ द रीजन इम्पॉसिबल डेट लिखा था सर। नहीं नहीं नहीं, जब ऐसा कोई डेट होता है, मतलब उसमें लिखने वाले की मंशा ये थी कि उस महीने के आखिरी तारीख पर उसका भुगतान किया जाए, उससे चूक हो गई। उसको मालूम नहीं था कि वो महीना 30 अच्छा का अच्छा, वो होगा। जून चूंकि 30 दिन का होता है, इसलिए हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक ओके, है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो चेक पास हो जाएगा, मतलब ऐसा उसकी मंशा, उसके पीछे सद्भाव ये था कि भाई वो महीने के आखिरी में पेमेंट ले जाए, जी जी, लेकिन एक क्लियर है, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। चलिए। सर और एक 15G और 15H के विषय में एक सवाल भेजा था मैंने व्हाट्सएप में सर। अच्छा, तो बताइए क्या सवाल उसमें है? सवाल था सर, 1 मिनट। हाँ सर, सवाल था कि व्हाट इज द मिनिमम रिटेंशन पीरियड ऑफ 15G 15H हाँ, ऑब्टेन एट ब्रांच। कितने साल रखना है विनायक जी, बताओ। 15G तो और 7 ईयर्स है सर। 7 ईयर है, ये 7 ईयर कैसे है, सर ये? क्योंकि ना इसमें 15G 15H जो है, इनकम टैक्स को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ना? अच्छा हाँ, इसीलिए 7 ईयर है सर। हाँ, मैं क्योंकि इसमें ना कुछ क्राइम बनता है ना, क्राइम बनता है ना, अगर वो टैक्स नहीं किया है ना, टैक्स चोरी का, हाँ। तो उसके लिए है। तो जो 15H और 15G जो है, मैक्सिमम जो है 7 ईयर के लिए आपको रखना पड़ता है। और इसको जो है फाइनेंशियल ईयर के साथ आपको जो आपका चार्ट, रिपोर्टिंग करना पड़ता है क्या? हाँ जी, क्या करना पड़ता है? नहीं, रिपोर्टिंग 7 करनी साल पड़ती है तक इसकी। क्या? 7 साल अंतराल में रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग नहीं, आप तो रिपोर्टिंग तो इमीडिएट करोगे ना। तो जैसे आज 15H दिया, तो उस फाइनेंशियल ईयर का हाँ, उसका टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे हो, कितना बड़ा काम कर रहे हो। उसने जस्ट एक डिक्लेरेशन लिख के दे दिया कि मैं 15H 15G दे रहा हूँ, तो आप जो है मेरा टैक्स मत काटो, मैं उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा, है ना?
तो अब वो क्या, उसके चक्कर में आपने उसका जितना भी टैक्स है नहीं काटा, ये मान के कि वो जो है टैक्स कहीं ना कहीं वो पे कर रहा है और सरकार को बता रहा है, और मान लीजिए उसके खिलाफ कोई इनकम टैक्स की इंक्वायरी आई, समन्स आया, और अगर आप उसको सबमिट नहीं कर पाए तो फिर आपकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, ये 15G 15H में क्या अंतर होता है सर? बताओ विनायक, बहुत कठिन सवाल है। 15G 60 साल के नीचे का जो के है नीचे उनके लिए है, और 15H सीनियर 60 सिटीजन साल के से लिए, ऊपर। मतलब 60 साल या 60 साल के ऊपर के लिए है। तो सीनियर सिटीजन है वो 15H, जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो 15G फॉर्म देंगे। और ये एक तो ऐसा मूल डिक्लेरेशन है, मूल डिफरेंस यही है ना? हाँ, और ये ऐसा डिक्लेरेशन है कि मैनेजर महोदय, मैं घोषणा करता हूं पूरे होशो हवास के साथ कि मैं जितना कमाता हूं या आपके बैंक के खाते में भी जो कमाई आया है उसमें से आप टैक्स मत काटिए महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसमें जो टैक्स लायबिलिटी है उसको मैं सरकार को अपने तरीके से काट के मैं बताऊंगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और भविष्य में इससे अगर कोई नफा नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप मेरा टैक्स मत काटिए। इसको क्या बोलते हैं? 15H 15G डिक्लेरेशन टू सेव द TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम। तो आप किसका टैक्स काट सकते हो? जो उसके पास डिपॉजिट है उसका टैक्स काट सकते हो। इसीलिए वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरे आपके पास डिपॉजिट रखा हूं उसमें टैक्स ना काटिए। और ये जो है 15G सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स एंड 15H इज डिपॉजिटेड बाय द इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, तो होते हैं उनके लिए। तो वो जमा करते हैं, और जमा करने के बाद क्या करते हो आप, उसमें एंट्री पंच करते हो। जैसे ही एंट्री पंच करते हो वो 15H फॉर्म को जो है आप अपने पास रखते हो, आजकल तो लोग स्कैन करके उसमें अपलोड भी कर देते हैं। और फिर उसके उसकी जो डिटेल्स है ना, जब आप TDS रिटर्न डालते हो तो आपके यहाँ कितने लोगों ने 15H और 15G जमा किया उसके डिटेल देते हो। क्योंकि जब कॉन्करेंट ऑडिटर या चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं ना, वो क्या निकालते हैं विनायक जी, वो निकालते हैं कि इन्होंने कितना इंटरेस्ट पे किया डिपॉजिट में। तो आपके डिपॉजिट कौन कौन सा है? सेविंग डिपॉजिट, आरडी, सेविंग, टाइम टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट। तो ये दो डिपॉजिट ऐसे हैं करंट डिपॉजिट छोड़ के जिसमें इंटरेस्ट पे करते हो। तो सेविंग डिपॉजिट में तो TDS नहीं है, एजम्प्टेड है ना। तो जो टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट में जितना भी पेमेंट किए हो ना उसका वो बोलता है कि आप कौन कौन से इंडिविजुअल एंट्री में पेमेंट किए मुझे बताओ, और इसका टैक्स क्यों नहीं काटे हो। तो टैक्स कब काटेंगे ये बताओ विनायक पाल जी, अगर कोई टर्म डिपॉजिट है तो टैक्स कब काटेंगे? अगर वो 40,000 इंडिविजुअल से नॉर्मल ऊपर है जब तो इंटरेस्ट होगा तब। 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट होगा 40,000 से अब, और सीनियर सिटीजन हो तो 50,000। हाँ, अगर वो इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ऊपर है तो टैक्स काटेंगे। तो जब 50,000 से ऊपर हो जाता है सीनियर सिटीजन के केस में, तो वो 15H दे देता है, बोलता है महोदय मेरा टैक्स न काटो, इस जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको मैं अपने ITR में दिखाऊंगा, सरकार को बताऊंगा कि मैं टैक्स क्यों न काटा जाए, ये मैं इसका टैक्स का सेविंग करूंगा या बचाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और ये आपके चार्टेड अकाउंटेंट को आप देते हो बैंक का या जो भी सिस्टम है बैंक का, फिर वो रिकॉर्ड रखता है। और जब जिस समय ऑडिट आता है या गवर्नमेंट का ऑडिट आता है या इनकम टैक्स का ऑडिट आता है, टैक्स ऑडिट होता है, तो उसमें वो डिटेल देने पड़ते हैं कि इतने लोग का 15H 15G मिला है इसलिए हम टैक्स नहीं काटे हैं, और जो इंटरेस्ट इनकम है इसमें इतना इंटरेस्ट इनकम है 15H की वजह से नहीं काटे हैं, बाकी काट के हम सरकार के खजाने में जमा किए, इसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट। और विनायक जी 60-61 में क्या मेन डिफरेंसेज है विनायक जी? 61 एग्रीकल्चर के लिए है और 60 नॉन एग्रीकल्चर के लिए। ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। हेलो, हाँ क्या नाम है बताइए? PR कटियार बोल रहा था। हाँ बताइए कटियार साहब। सर इसके मैक्सिमम लिमिट क्या है सर? जैसे 15G दे दिया, 15H भी दे दिया, तो मान लो उसको 10 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल गया, हाँ तो उस कंडीशन में टैक्स काटेंगे या नहीं काटेंगे? एक मैक्सिमम लिमिट होता है, अगर वो 15H जो पेंशनर के वाले में है, पेंशन वाले में है, 15H वाले में मैक्सिमम लिमिट है, अगर उससे ऊपर आता है तो आपको टैक्स काटना है ना। जो आप 15H में मैक्सिमम लिमिट बोल रहे हैं ना, तो वो पहले जो है वो कितना था, अभी 3 लाख है। अगर 3 लाख असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है रिगार्डिंग टू द 15H, ये अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। पहले ये 2.5 लाख था, लेकिन जो एग्जम्पशन लिमिट है 15H अगर कोई पेंशनर देता है तो उसका एग्जम्पशन लिमिट कितना है, ₹3 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ये मतलब क्या इसका 3 लाख क्या है सर? इंटरेस्ट है सर?
एजम्पशन लिमिट है 3 लाख जो है उनका इंटरेस्ट है इंटरेस्ट सॉरी इनकम है इनकम अच्छा है। इनकम। हाँ सर सीनियर सिटीजन के लिए basic tax exemption limit is 3 lakhs for the assessment year. In case of individual aged above 60, that is the submission regarding 15H. मतलब 15H का लेने के लिए अगर 3 लाख तक का है तो वो लिमिट एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर जाता है तो उसको सबमिट अगर नहीं किए तो कैन। हाँ बताइए सर। मैं ये बोलना था ये आपने सीनियर सिटीजन के लिए बताया 3 लाख रुपए है, विदाउट सीनियर सिटीजन अंडर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट क्या है सर? विदाउट सीनियर सिटीजन जो मैक्सिमम लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी लिमिट फॉर 15G। ठीक है, इफ सबमिटेड देन द टोटल इंटरेस्ट ऑफ एसएससी बिलो इज बेसिक एजम्पशन लिमिट। 15H के रिलेटेड में एजम्पशन है, 15G में नहीं है। बराबर 15G में 3 लाख है। हाँ 15H में 3 लाख है, और इन केस ऑफ 15G देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी लिमिट, कोई लिमिट का प्रोविजन नहीं है। बराबर है, मतलब अपन को टैक्स काटना ही नहीं है, मतलब उसको 10 लाख काटना ही नहीं, काटना ही नहीं। ठीक है, काटना ही नहीं है। 15G दे दिया तो काटना ही नहीं है, रिपोर्टिंग करना है लेकिन। ठीक है, रिपोर्टिंग करना है। एक टैक्स का अलग से सेशन लेके रखा हूँ, 1 घंटे से ऊपर का सेशन है, एक बार देख लेना जाके, है ना। पूरा डिटेल है उसमें, सारे टैक्स है, कौन सा टैक्स कहाँ कटता है, क्या स्लैब है, वो डिटेल है। ठीक है, चलिए। तो ये लेकिन अच्छा सवाल आपने याद दिलाया 15H 15G के लिए, कि 15H में 3 लाख का एजम्पशन है और 15G में नो एजम्पशन है। ठीक है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसका। ओके, पहले 2.5 लाख का सर, इसके पहले जो है ना। हाँ 2.5 लाख का था, ये 2 साल हो गया बढ़े, है ना। 3 लाख जो है 2 साल पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथियों के हौसला अफजाई करते हैं, और जीवन बड़ा अद्भुत है, लगातार सीखते रहिए। और हमेशा सीखते रहने से क्या है, जीवन जो है नए चीज़ें जानता है, और जब नई चीज़ें जानते हैं तो उत्सुकता बनी रहती है। और जब हम अपने आप को बचपन में चले जाते हैं, इतने सारे सवाल पूछते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। कई साथी बोलते हैं सर आपके सेशन में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा जो सवाल पूछते हैं वो सीखते भी हैं, और इसी सवाल के सहारे दूसरे लोग जो सुनते हैं वो भी सीखते हैं। तो इसलिए सवाल पूछने से अच्छा है, अगर मैं भी नहीं जान रहा हूँ तो मैं पता करके अगले सेशन में बता दूंगा आपको, और अगर जान रहा हूँगा तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं जान रहा हूँगा तो सही उत्तर ढूंढ के आपको बता दूंगा। तो हमेशा जीवन में एक ही सूत्र बना के रखना विनायक, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूंगा। दोहराइए मुझे मेरे साथ, जो मुझे आता है जो मुझे आता है मैं वो कर मैं लूंगा। कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। जो नहीं आता, फिर से एक साथ, जो मुझे आता है जो मुझे आता है कर मैं लूंगा, कर जो लूंगा। मुझे नहीं आता है उसे सीख लूंगा। मेरे जो साथ नहीं आता है वो सीख लूंगा। तालमेल, जो मुझे आता है जो मुझे जो आता मुझे है आता है उसे मैं कर जो लूंगा, मुझे आता उसे है मैं कर मैं लूंगा। कर लूंगा। उसे जो मुझे नहीं कर आता लूंगा। जो मुझे नहीं आता आता है उसे मैं सीख लूंगा। उसे मैं सीख सीख लूंगा। जबरदस्त, शानदार। आप लोग के इस मूल मंत्र को आप हमेशा रखिए, और कभी भी प्राउड फील मत करिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकता। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप नहीं जान सकते, और कि हमारा जिस एरिया में आप काम करते हो, जैसे अभी राजू नैन कुछ एरिया में काम करता है, तो उसके इतना कोई नहीं जान सकेगा, उस एरिया में वो काम करता है। तो ठीक उसी तरह हम सब लोग जब मिल के एक साथ सीखेंगे ना, तो सभी एरिया के जो है एक्सपीरियंस आ जाता है। अभी कुछ चीज़ें आप बता दोगे, कुछ चीज़ें हम बता देंगे, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखते रहेंगे। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, अच्छी स्वस्थता, सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बेहतरीन रात आपको दे रहा हूँ, शानदार तरीके से आप मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, यूं ही जीतते रहिए। बहुत बहुत गुड नाइट धन्यवाद। सर। थैंक यू सो गुड नाइट मच। सर, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट सर, नाइट।